अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इकनॉमिक व्यूज़ के साथ ज़ीशान मर्चेंट आपके साथ हाज़िर हैं। हम बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में फेडरल बजट 2012-13 की। गवर्नमेंट ने टैक्स टारगेट्स बहुत सारे सेट किए हैं, बहुत सारे बड़े एम्बिशियस टारगेट्स हैं। कैसे अचीव होंगे, किस तरीके से उसको वो रिकवर करना चाहते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक टॉपिक को ज़रूर छेड़ना चाहूँगा कि मैंने ओवर पास्ट फ्यू मंथ्स एंड परहैप्स फ्यू ईयर्स, कुछ 1-2 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि जब भी कोई इम्पॉर्टेंट इशू आता है या कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग का वक्त आता है तो उसी दरमियान कोई एक ऐसा और इवेंट हो जाता है कि वो जो इम्पॉर्टेंट इशू होता है वो अंडर शैडो चला जाता है, और जो लोगों को जो अपने मकासद पूरे करने होते हैं वो उसी टाइम पे, क्योंकि वो अंडर शैडो चला जाता है इशू, तो वो पूरे हो जाते हैं। तो क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है, कौन ऐसा कर रहा है और कब तक ऐसा चलता रहेगा? आज हमारे साथ फेडरल बजट पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब फिरदौस शमी नकवी। आप मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और आप स्पोक्स पर्सन हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। फिरदौस साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। फिरदौस साहब, पहले तो इसी पे कमेंट कर दीजिए जो भी मैंने एक छोटा सा रिमार्क दिया कि क्यों ऐसा होता है। क्या ये मेरी ऑब्जर्वेशन है या आप भी इसको ऐसा देखते हैं? इस मुल्क के अंदर आपने एक ब्रेकिंग न्यूज फिनोमेना देखा है जी, ठीक है, वो बार बार मीडिया की भी मजबूरी बन गया है और लोग उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें हैं कमिंग ओनली फ्रॉम वन एस्पेक्ट, जिसके बारे में तहरीक इंसाफ बड़ी कंस्टेंटली कहते आ रही है कि देयर इज अ लैक ऑफ गुड गवर्नेंस। सही। और उसी के पीछे ये सारी चीजें छुपी हुई। नहीं तो क्यों ऐसा हो रहा है और मुतवातिर हो रहा है कि हम ये देखते हैं कि कोई इशू आता है फिर वो नीचे चला जाता है, फिर दूसरा इशू आता है फिर नीचे चला जाता है, और टाइम एंड अगेन जो लोगों के मकासद होते हैं वो जरूर पूरे हो रहे हैं। देखिए, एक्चुअली पाकिस्तान में इस साल के बजट की जो से अगर रेलेवेंस से बात करें तो इस दफा तो जलानी साहब के इशू की वजह से ना बजट असेंबली में प्रेजेंट हुआ, ना बजट में कोई ऐसी बात थी जिससे लोगों को ये पता चले कि ये बजट आया। सही। ठीक है, सही। ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ किसी को। इट वॉज अ नॉन बजट। ठीक है, अब उस नॉन बजट के लिए वैसे भी मीडिया ने कोई टाइम नहीं दिया। विद द अदर इश्यूज व्हिच आर हैपनिंग, जिलानी साहब का इशू चल रहा था, प्लस फिर चीफ जस्टिस साहब के रूमर्स शुरू हो गए वेरी सून आफ्टर दैट। अब इस वक्त पूरी बजट डिबेट का प्रोसेस जो है वो किस चीज से इफेक्ट हुआ? डू इवन सी वन लाइन के आज बजट के इस आइटम पे ये तकरीर इस पार्लियामेंटेरियन ने की क्रिटिसाइजिंग दीज प्रोविजंस ऑफ द बजट। ठीक है, बिल्कुल आपने वेरी पॉइंट वेल टेकन। मुझे अब मैं ये बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि हाउ डू यू सी फेडरल बजट, नंबर वन, एंड डू यू सी दैट द टारगेट्स विच हैव बीन सेट बाय the FBR or Ministry of Finance or Government of Pakistan for the next coming year will be achieved or not? Okay. देखिए, I see this as a very different exercise. पहले तो जब भी कोई हुकूमत आए वो एक अहाता करती है कि जी हम यहाँ खड़े हैं, जी हाँ, हमारे पास अगले 5 साल का मैंडेट है, ठीक है, जब हम जाएंगे तो 5 साल के बाद हम आपको इस हालत में मुल्क को छोड़ के जाएंगे। ठीक है, पहला बजट को ये कहना चाहिए। फिर दूसरा बजट आए तो वो कहेंगे कि हमारे इस साल क्या है, और उसमें वो 5 साल के हदफ देंगे कि पहले साल ये हासिल होगा, दूसरे साल ये होगा, तीसरे साल ये होगा, चौथे साल ये होगा। सही। और फिर पहले साल के बाद वो कहेंगे कि हमारा हदफ जरूर था, हमने हदफ से ज्यादा हासिल किया तो हम रिवाइज कर रहे हैं, हदफ से कम गया तो हम अपने प्रोसेस को करेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल के इख्तिताम पे दूसरे साल के जो कमी थी इस साल की वो भी हम पूरी कर सके। ठीक है, बिल्कुल सही। अब जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई जी तो मुल्क के मारूजी हालात क्या थे? मुल्क के मारूजी हालात जो थे, लोग तंग आए हुए थे इन्फ्लेशन से। सही। ठीक है, और खास तौर पर गवर्नमेंट ने आते ही जो है वो पहला बॉम्ब जो पड़ा था वो तेल की कीमत का पड़ा था। ये माना कि वो कीमतें आर्टिफिशियली नीचे रखी थी मुशर्रफ साहब की, शौकत अजीज साहब की, गलत इकदाम था, लेकिन लोगों पे तो उसका एकदम से असर हुआ। उसकी वजह से
पूरे मुल्क की मईशत हिल गई, जितनी तेजी से तेल की कीमतें बढ़ी, यानी और साथ दूसरा डबल वैमी, एक डिवैल्यूएशन आया। और वो डिवैल्यूएशन बड़ा डिबेटेबल डिवैल्यूएशन था। डिवैल्यूएशन पाकिस्तान में हमेशा बड़ा डिबेटेबल रहेगा कि वो डेफिसिट की वजह से आ रहा है या हमारी इंपोर्टेड, इसे एक होती है इंटरनल इकोनॉमी, कि इंटरनल इकोनॉमी वाज वीक, देयरफॉर टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स वी डिवैल्यूड आवर करेंसी, कि लोगों के लिए वो सस्ता हो जाए और वो पाकिस्तान से ज्यादा चीजें लें। यही है ना डिवैल्यूएशन का सिंपल इकोनॉमिक्स फॉर अ कॉमन पर्सन, वो ये है। बिल्कुल सही। अच्छा, और ऑन दी अदर हैंड एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा था और एक हमारे पास डेफिसिट क्रिएट हो गया कि ऑल ऑफ अ सडन हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल जो है वो 1.7 टाइम्स हो गया विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। अनएक्सपेक्टेड, वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड फॉर, ये सब माना, लेकिन ये हम सिर्फ हमारे नहीं हुआ, दूसरे मुल्कों में भी हुआ। ये क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं आया था, ये ऑल नेशंस पे आया जो ऑयल नहीं प्रोड्यूस करते। सही। उन्होंने भी डील किया, उनके हालात इतनी तेजी से खराब नहीं है। फिर हमारे कुछ हालात और कंपाउंड हो गए। उस वक्त भी जब हमने मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट, जो दूसरा बड़ा इशू था, जो अभी मैं आम इंसान के लिहाज से नहीं आ रहा, इकोनॉमी के लिहाज से बात कर रहा हूँ, वो ये था कि देयर वाज एनर्जी क्राइसिस। ठीक है। एनर्जी में दोनों क्राइसिस अपेरेंट हो रहे थे कि हमारी प्रेडिक्शन थी कि हम गैस, वी आर रनिंग आउट ऑफ गैस, जिसके लिए हमने ईरान पर पाकिस्तान इंडिया लाइन के ऊपर, आईपीआई लाइन के ऊपर नेगोशिएशंस हो रही थी, उसको हम चाह रहे थे इख्तिताम पे लाके जल्द से जल्द मुकम्मल करें। दूसरा ये था कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग हो रही थी और ये मुशर्रफ साहब पे बाकायदा चार्ज लगता था उस हुकूमत में कि 10 साल में उन्होंने 1 मेगावाट बिजली नहीं दी, जबकि जिस वक्त उन्होंने हुकूमत छोड़ी है तो 2800 मेगावाट वॉज इन द पाइपलाइन। सही है, बिल्कुल सही, जो फैक्ट्स हैं, ठीक है ना। और वो 2800 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो फाइनेंशियल क्लोज पे थे, कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू हुई थी, कुछ दो की शायद कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी थी, फैसलाबाद में निशात वाले प्रोजेक्ट की और टपाल के एक्सटेंशन की, इनकी शुरू भी हो चुकी थी। लेकिन ओवरऑल उनके दौर के अंदर एक्चुअली 9 मेगावाट केम ऑन लाइन। ठीक है, मैं तो अब ये दूसरा क्राइसिस था। तीसरा क्राइसिस जो था वो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी का था। चौथा, अगर आप एक शॉर्ट उसमें लेना चाहें तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पाकिस्तान ने मिस कर दिए थे सारे, और वो बड़ी जरूरी और बहुत वो बेसिक सोशल, उसके अंदर आपकी एजुकेशन, हेल्थ, सारी चीजें आ जाती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, शेल्टर, इसके बारे में कोई पॉलिसी नहीं आई। और आज भी इस बजट के अंदर ये कोई हदफ नहीं दिए गए कि जी पाकिस्तान पिछले साल यहां खड़ा था कि इतने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे थे जी, और इतने हमने अपने पिछले साल की पॉलिसीज की वजह से, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से, वसीला हक प्रोग्राम की वजह से इतने लोगों को गुर्बत से निजात दिला के हम ले आए। कहते तो है हमने 50,000 लोगों को दिया रोजगार और अब 1 लाख को और देने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसी मैं यही कह रहा हूं ना कि ये गुड गवर्नेंस का सबसे बड़ा लैक यही है। क्यों? मुल्क की आबादी कितनी बढ़ी, जी बिल्कुल सही, कितने नए खानदान शुरू हुए, कितने लोगों ने शादियां की, कितने घर नए आबाद हुए, उसकी वजह से उसके हदफ क्यों नहीं देते कि जी 1 लाख नौकरियां दी, लेकिन हर साल नहीं देंगे इस साल, लेकिन साथ दूसरा नंबर क्यों नहीं देते कि पाकिस्तान की 60% आबादी जो है वो 18 साल की उम्र से कम है। सही बात। और हर साल इसमें वर्क फोर्स के अंदर जो है, हमारे तखमीने के लिहाज से हम लोग कहते हैं 22-23 लाख लोग आते हैं, गवर्नमेंट इस वक्त उसको कम करके दिखाती है कि 16 लाख 17 लोग आते हैं। चलिए हम 16 लाख पे बात हम 16 लाख तो 1 लाख आदमी क्या करेगा, ये बोलते हो ना ऊँट के ठीक है, मुंह में जीरा देने वाली आपके मुंह, आपके पॉइंट को मैंने बिल्कुल समझ गया। नकी साहब, मुझे ये बताइए, इस साल का जो टारगेट एफबीआर ने सेट किया है 1952 बिलियन का, जिसमें अभी हमने कोई 1350 बिलियन 3 मार्च तक रिकवर किए हैं और 3 महीने में हमें जो है 580 बिलियन और रिकवर करना है। आप समझते हैं कि क्या ये टारगेट 3 महीने में रिकवर हो सकता है? मेरे ख्याल से तो मुमकिन नहीं है। हर साल की तरह मिस करेंगे। पिछले साल हमने फिगर्स ही मिस रिपोर्ट कर दी थी। अच्छा, सिर्फ वो नहीं की थी मिस रिपोर्ट,
एक तो फिगर्स मिस रिपोर्ट होती हैं। जब फिगर मिस रिपोर्ट होती है तो उसके बाद से अगले साल की फिगर की डेवलपमेंट किस तरह होती है। अगले साल की डेवलपमेंट की फिगर ये थी कि अगर 1750 था तो उन्हें का 10% तो इन्फ्लेशन हम फोरकास्ट कर रहे हैं, तो वो 175 और ऐड कर लीजिए आप, ठीक है ना। 4% हम ग्रोथ है कह रहे हैं, तो 4% ग्रोथ के डाल दीजिए, और फिर जो है अगर कोई टैक्स के मेजर्स डाले हों, जैसे रेवेन्यू वगैरह के चीजें चेंज की हों, तो उसकी वजह से एडिशनल आ जाएंगे। प्लस उन्होंने कहा यह था कि ये टारगेट मीट कैसे होगा। उन्होंने कहा हम 7 लाख नए लोगों को टैक्स नेट में लाएंगे। एक्चुअली अभी तक जो फिगर्स आ रहे हैं उसके लिहाज से नंबर ऑफ रिटर्न्स टू बी फाइल्ड विल बी लेस, नॉट मोर। तो अब आप सोचे कि जब गवर्नमेंट ने अच्छा, और उसके पीछे जो है जो प्रोग्राम हुए थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा हमने ट्रैवल डाटा लिया है, हमने ऐसे बहुत सारे केसेस आइडेंटिफाई किए हैं जो कि फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड एंड दे आर नॉट पेइंग टैक्सेस। जो हफीज शेख साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर आपको मैं याद दिलाऊं, तो उन्होंने उस वक्त एक फिगर कोट किया था कि वी हैव आइडेंटिफाइड 225,000 सच केसेस वेयर people are leading and expending money which would take them beyond that 300,000 limit, and उनका कोई टैक्स रिटर्न नहीं। क्या हुआ? सितम ज़रीफी की बात यह है कि जिस मुल्क के अंदर 86% was the tax which was deposited and 14% was the tax which was collected by the Federal Board of Revenue. Yes, actually the maximum amount of tax is being withholded by the agents on behalf of the government. There is no, जिसको कहना चाहिए गवर्नमेंट की अपनी एफर्ट। इन्फोर्समेंट का तो एक बहुत बड़ा इशू है, ये तो मैं हर अपने प्रोग्राम में अपने हर गेस्ट के साथ ये डिस्कस करता हूँ कि एफबीआर के पास जितना बड़ा इन्फोर्समेंट का फुतान है इस वक्त और कोई नहीं है। सिर्फ विल आ जाए हमारे पास कि हमें ये करना है, तो हम इस टैक्स को जो अभी हमारा हदफ है उसको कोई वजह नहीं कि हम उसको एक्सीड कर लेंगे और उसको दुगना भी कर सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली, देखिए जब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं, जब मेरा लीडर क्या कहता है, इमरान खान साहब कहते हैं यहाँ कि हम टैक्स को डबल कर देंगे 1 साल के अंदर, तो वो किस बुनियाद पे? वो बिल्कुल इसी बुनियाद, मैं इसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे आपसे तफसील से आ रहा हूँ, और मैं अपने जो मेरे जो सवालात हैं उसको मैं उसी सीक्वेंस में जानना चाहता हूँ कि ये मेरा सवाल है आपके साथ। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का पार्ट 1 का टाइम खत्म होता है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से आने के बाद हम बजट के ऊपर हार्डकोर सवालात करेंगे नकवी साहब के साथ, और हम चाहेंगे कि वो उसके कैंडिडेट और जो पीटीआई का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर हमें बताएं। आपको हमारा ये पार्ट 1 प्रोग्राम कैसा लगा? अपने कमेंट्स हमें 24/7online.tv पे ज़रूर दीजिए और हमें बताएं कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ दिस प्रोग्राम। हम बात कर रहे हैं फेडरल बजट 2012-13 पे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने टैक्स टारगेट्स के ऊपर बात की थी कि क्या वो पूरे हो सकते हैं। नकवी साहब ने बड़ा कैंडिडेटली कहा कि टैक्स टारगेट्स अचीव नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं कि जो अगले साल का फेडरल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 2381 बिलियन का, जो कि पिछले साल 1952 बिलियन था, उसको गवर्नमेंट किस तरीके से कलेक्ट करेगी? नकवी साहब, आप प्लीज़ ये बताइए कि ये जो टारगेट्स हैं, क्या ये जस्टिफाइड टारगेट्स हैं बेस्ड ऑन जो अभी हमारा करंट टैक्स सिनेरियो है? देखिए, आई लुक एट इट फ्रॉम 2 पॉइंट्स प्लीज। एक ये है कि आर दीज टारगेट्स अचीवेबल? उसका जवाब तो बड़ा सिंपल है कि यस। जैसे कि हम कहते हैं इससे ज़्यादा टैक्स होना चाहिए, और टैक्स टू जीडीपी रेशो पाकिस्तान का वन ऑफ द लीस्ट है, 8.5% से भी कम नज़र आ रहा है इस साल होगा। तो वी आर इनफैक्ट स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम द 9% वी हैड, तो वो तो और डेंजरस सिचुएशन नज़र आ रही है। जीडीपी की ग्रोथ जो है आप 4% दिखा रहे हैं जी, इन्फ्लेशन आप 13% दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही। 17% आप ऐड कर लीजिए इनटू दिस फिगर, बिल्कुल सही। तो वो उसके लिहाज से तो सिर्फ 2% का शॉर्टफॉल रहता है, 1.5 से 2% का, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस की हैं विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम वगैरह के अंदर, और प्रॉपर्टीज के ऊपर उन्होंने जो है
सारे प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स के ऊपर एक विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया है। जी बिल्कुल, ठीक है, विच प्रीवियसली वाजंट देयर। तो उससे इतनी रेवेन्यू हो जाती है पाकिस्तान में जितने प्रॉपर्टी, बट वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स जो हैं वो फेडरल सब्जेक्ट नहीं है। उसके अंदर सिर्फ इस्लामाबाद से 2% लगा के सीवीटी, जी जी, और विद होल्डिंग टैक्स ऑफ सेनेट अब कहती है 0.5 वो तो, लेकिन क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरह ये सारी गवर्नमेंट जैसे पहले फेज में भी कहा था विद होल्डिंग टैक्स पे चल रही है, इससे कि जब वो टैक्स आएगा तो वो कंपनी टैक्स रिटर्न मोस्ट प्रोबेबली देगी नहीं, तो वो टैक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो तो विद होल्डिंग टैक्स अनलेस अनटिल आप अपने रिटर्न में ये दिखाएं कि जी यू हैड अ लॉस, या आपको उससे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो जो प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं, जी जी, जैसे कि 2 सेगमेंट्स पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऐसे हैं जो कि बहुत सर्विस सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, और सर्विस सेक्टर जो है इस वक्त जो है 51% ऑफ द इकोनॉमी में उसका शेयर है। वो दोनों जितना टैक्स देते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द जीडीपी, वो इस रेशियो से भी कम चला जाता है सही ओवरऑल के, बिकॉज आपकी इंडस्ट्री तो ज्यादा दे रही है। अगर आप इंडस्ट्रियल सेगमेंट का टैक्स रिटर्न देखें तो उसके परसेंटेज इज हायर। इट इज दीज 2 सेगमेंट्स व्हिच पुल इट डाउन टू अ लेवल व्हिच इज बिलो इट। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं। टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है जी। टेक्सटाइल सेक्टर आपका फॉरेन एक्सचेंज का मेजॉरिटी कंट्रीब्यूटर है, हाफ। लेकिन मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये देखा है, और मैं इस पे बड़ा कन्विंस्ड हूँ कि उनका टैक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दे डोंट पे एनी टैक्स। एक्सपोर्ट पे अगर 1% पे कर दिया और 2% सेल्स टैक्स की मद में रिफंड ले गए, आधा % रिबेट की मद में वापस ले गए, तो कंट्रीब्यूशन क्या है? देखिए, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली द आइडिया जो था जी वैल्यू एडिशन टैक्स का, जी जी, अगर वो वैल्यू एडिशन टैक्स लग जाता जी तो हो जाता। बात आपकी ऑब्जर्वेशन सही है, लेकिन इसके लिहाज से मैं आपको कहता हूँ सिर्फ वो नहीं है सेगमेंट अकेले, जी जी, उसके बावजूद जो आप कह रहे हैं, इन सारी चोरियों के बावजूद जो कुछ टेक्सटाइल कर रही है, उसके बावजूद मैं जो बात कह रहा हूँ वो तब भी सही है। बिकॉज रिटेल सेक्टर पे क्या टैक्सेशन है, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि वहां टैक्सेशन जो हो रही है वो सफिशिएंट है जी, या वहां टैक्स इवेजन नहीं है, दोनों में प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि इस सेगमेंट में उससे भी कम है। ये ऑब्जर्वेशन थी। आई एम नॉट सेइंग कि व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग। व्हाट आई एम सेइंग इज कि रिटेल के ऊपर तो आपने वैसे ही कह दिया कि जी सेल्स टैक्स के मद में जी, एज वेल एज इनकम टैक्स के मद में अगर आप 0.75% ऑफ योर टर्नओवर दे दें तो काफी है। सही, ठीक है, सही। कोई कैश रजिस्टर रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जी जी, कोई उन्हीं ने रेशियो ऑफ इन्वेंट्री टू सेल्स नहीं रखा हुआ कि भाई दुकान पे रेड करें, इन्वेंट्री अगर आपके पास 10 लाख की है तो एजम्पशन ये है कि सेल लाख रुपए रोजाना की है। ठीक है, कोई तो रखता है ना आदमी, ऐसे तो इन्वेंट्री नहीं रखता। सही, बिल्कुल सही। ठीक है। दिस ब्रिंग्स मी टू माय क्वेश्चन दैट हाउ PTI can change this taxation system of Pakistan to achieve the targets which you have set के वो डबल हो सकता है 1 साल में, और PTI के पास क्या रोड मैप है? इस पूरे सिस्टम को क्या आप रिफर्बिश करेंगे या आप इसमें कोई मेजॉरिटी चेंजेस लाएंगे? क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि 2381 अरब का टारगेट को आप दुगना कर सकते हैं, या फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं इस वक्त 2000 अरब को कहूँ या 1952 अरब के टारगेट को कहूँ कि जो इस साल का सेट हुआ है, आपने ये कहा कि आपके लीडर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं 1 साल में इसको डबल कर सकता हूँ, तो PTI के पास क्या रोड मैप है इस वक्त कि वो टैक्सेशन को किस तरीके से चेंज करेंगे? आप प्लीज बताइए। देखिए, पहली चीज तो बुनियादी, आपके प्रेसिडेंट टैक्स नहीं देते, ठीक, आपका प्राइम मिनिस्टर भी टैक्स नहीं देता, नहीं देता। आपका फाइनेंस मिनिस्टर भी टैक्स नहीं देता, नहीं देता, आपका फॉरेन मिनिस्टर भी टैक्स नहीं देता, देती रादर। ठीक, ये सारे हाइक है ना। अच्छा, अब ये तो अभी आप यहीं रुक जाइए कि अब आप मुझे बताइए कि आपके चेयरमैन कितना टैक्स दे रहे हैं, आप कितना टैक्स दे रहे हैं, ये पर्सनल सवाल है, लेकिन आपकी जमात में कितने लोग टैक्स दे रहे हैं? और इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, सेल्स टैक्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो सेल्स टैक्स जो है वो पास ऑन हो जाता है। नहीं, देखिए, मैं तो बिजनेस के टैक्स को भी नहीं कहता। चले क्या ना, चले पर्सनल इनकम पे कितना टैक्स, मैं उसी पे आ रहा हूं कि पर्सनल इनकम कितना टैक्स देते हैं आप लोग।
क्या आपका हर जमात का हर आदमी देता है टैक्स? मैं अपनी बात तो कर सकता हूँ। मैंने तो अपने टैक्स रिटर्न्स अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को दिए हुए। ठीक है, ठीक है। और मैं अपनी फैमिली इनकम पे भी देता हूँ। ठीक है। इससे कि देयर आर इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर इन द नेम ऑफ माय चिल्ड्रन। ठीक है। सो देयर इज एंड सम ऑफ देम आर अबव 18, तो मैं उसका जो लॉज प्रोवाइडेड है उनमें जो एडवांटेज है वो है, लेकिन वो तो जरूरी, वो ठीक है। मैं टैक्स इवेजन नहीं करता। अवॉइडेंस इज ओके। ठीक है। तो मेरा जो है, अगर आप चाहेंगे किडनैपिंग की, एंटी किडनैपिंग की गारंटी आप ले लीजिए, तो मैं अमाउंट बता देता हूँ। दूसरी चीज मैं ये कर सकता हूँ कि आपको जो है मैं अपना टैक्स रिटर्न भेज सकता हूं कि आप देख लें और कह दें कि हाँ ये सब टैक्स देते हैं। नहीं ठीक है, पॉइंट अंडरस्टूड एंड वेल टेकन। कराची बहुत खतरनाक जगह नहीं, आपको मैं नहीं चाहूंगा कि आप फिगर्स हमें कोट कीजिए, लेकिन आप ये जरूर बताइए कि आपकी जमा एनटीएन नंबर भेज दूंगा। ठीक है। anyone who is so interested can pull out my tax return. It's a public information document now. They only have to go to the exchange और वो निकाल ले। आप मेरे जो करना चाहे, इससे कि मैं समझता हूँ कि अभी हमारे लोग इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं हुए कि वहाँ से आपकी बात से मुत्तफिक है। आपने अपना तो बता दीजिए, अब आप ये बताइए कि जो आपकी हायरार्की में जो बिल्कुल टॉप ब्रास है, क्या वो भी टैक्स दे रही है? क्योंकि आप ये प्लीज मद्देनजर रखिए कि आपकी उस हायरार्की में बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं। अब नहीं, मैं देखिए, मैं आपकी इस बात से, मैं आपको सिर्फ ये मिसालें जो दे रहा था, जी जी, ठीक है ना, वो ये दे रहा था कि इस वक्त ये नहीं है कि ये लोग कानून के दायरे से बाहर होंगे या ये टैक्स एवेजन कर रहे होंगे। जी, बात सारी ये है कि मैंने ये नाम जो लिए थे वो एक सिर्फ कल्चर को दिखा रहा था कि हिना रब्बानी खर जब वो इंडिया के दौरे पे गई जी, तो इंडिया का मीडिया ने उनकी हर चीज की कॉस्टिंग कर दी। ठीक है कि जी पर्स इतने लाख का लिया हुआ था, चश्मा इतने हजार का था, अंगूठी इतनी की पहनी थी, इयररिंग्स इतनी थी, डिजाइनर जोड़ा था, और हर रोज ड्रेस पहने होने का जो वार्डरोब लेके आई थी उसकी कीमत इतने लाखों में। सही है। अब हम टैक्स किस चीज को कर रहे हैं? हम सोर्स ऑफ इनकम को टैक्स कर रहे हैं या इनकम को टैक्स कर रहे हैं? बुनियादी फर्क जो मैं देके आना चाह रहा हूं कि ये अहम बात हो गई कि पाकिस्तान में एक बुनियादी फर्क आना चाहिए। हम सोर्स ऑफ इनकम को नहीं टैक्स कर रहे हैं, हम कहते हैं इनकम को टैक्स करो, चाहे वो इनकम किसी भी जरिए से आई हो। अब इस साल 4 लाख अगर एग्जेम्पशन कर दिए तो जो शख्स भी 4 लाख, चाहे वो मुर्गी बेच के कमाए, जूते पॉलिश करके कमाए, खेत गाड़ी करके कमाए, टेक्सटाइल मिल लगा के कमाए, गाड़ियां बना के कमाए, किसी तरीके से घर बना के कमाए, लेकिन जब वो इससे ज्यादा कमाए तो टैक्स दे। सही है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही। पहली चीज तो हम अब वो इस वाली बात की नहीं है कि जी वो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट कर दी, ठीक है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जीरो रेटेड करके उसके अंदर सारा प्रॉफिट जो है बाहर अंडर इनवॉइसिंग ओवर इनवॉइसिंग की कहानी चल के जो रैकेट्स चल रहे हैं वो हो गए। पैसा वाइट करने की तरकीबें बड़ी आसान है, फॉरेन डॉलर वापस आए मुल्क के अंदर तो वो भी किसी बाहर की कंपनी से इन्वेस्टमेंट दिखाओ, जब चाहो रिपैट्रिएट कर लो, वरना 2% रेट का डिफरेंस दो, डॉलर ले लो, डॉलर को इनकैश करो, फिर ब्लैक मनी वाइट हो गई। तो कॉस्ट ऑफ व्हाई शुड यू पे टैक्स जब 2% के अंदर आपके पैसा वाइट हो सकता है? आप चेंज कैसे करेंगे सिस्टम? देखिए, पहली चीज क्या करनी है आपने, वैसे ये जहन में रहे कि सोर्स ऑफ इनकम आज भी टैक्स होती है। अगर अनएक्सप्लेन्ड सोर्स ऑफ इनकम है तो वो आज भी इनकम टैक्स में टैक्स हो जाता है। एग्रीकल्चर को एग्जाम्प्ट किया हुआ है ना? नहीं, एग्रीकल्चर तो बाय लॉ एग्जाम्प्ट है और उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है एग्जाम्पशन दी हुई है, तो इसलिए उस पे तो हम बात ना करें कि तो क्योंकि वो अभी वो सब्जेक्ट हमारा है नहीं। और अगर वो टैक्स हो भी रहा है तो सिंध गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कुछ ना कुछ उस पे टैक्स ले ही रहे। इट्स मिनिस्कल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए तो देखिए ना, अगर आप उसको फेडरली टैक्स करना चाहते हैं तो देन यू नीड टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। जी, आपको बहुत सारी चीजें हैं। आपको एक तो ये है कि आप स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएंगे और आप ये कहेंगे कि भाई कौन सा सब्जेक्ट प्रोविंशियल है और कौन सा जो है वो फेडरल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया भर के अंदर सेल्स टैक्स, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये हैव बीन नाउ बीन डिवॉल्व्ड। सेल्स टैक्स प्रोविंशियल लेवल तक है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, और ये बाकी टैक्सेस जो है वो लोकल बॉडीज लेवल पे चले गए। ठीक है, हमारे यहाँ एक बुनियादी फर्क जो हम फौरी तौर पे लेके आएंगे कि इस वक्त लोकल बॉडीज को टैक्सेशन की राइट या टैक्स कलेक्ट करने की राइट नहीं है। ठीक है, हम वो राइट दे देंगे उनको।
जब उनको राइट देंगे और उनकी रेवेन्यू उधर से आ रही होगी तो इलाके का दुकानदार अगर अपना टैक्स नहीं देगा तो वो इसी के मोहल्ले वाले, उसके इलाके वाले कहेंगे कि इसमें से आधी रेवेन्यू हमारे बच्चों की स्कूलिंग के लिए जाती है, या इलाके की सड़कों के लिए जाती है, नाली के लिए जाती है, तो वो बिकॉज दे नो के इसी से बननी है, और वो भी उसकी प्रोग्रेस देखेगा। इससे कि सबसे बड़ी वजह जो लोग टैक्स नहीं देते, वो एक तो ये समझते हैं कि टैक्स की चोरी जायज़ है, आपको ये कॉन्सेप्ट को खत्म करना है। और वो टैक्स की चोरी जायज क्यों समझते हैं? वो कहते हैं कमाता मैं हूं और उम्रे में जा रहे हैं 250 आदमी, जो सब 10-10 आदमियों को उम्रे पे लेके, ये मुफ्ते के उम्रे पे करने जा रहे हैं, जो वैसे ट्रिप लग रहे हैं इंग्लैंड के। मतलब आपको पता है अभी भी जो शिकागो गए हैं, दैट द होटल में जो जरदारी साहब का डेलीगेशन है, उसका मिनिमम क्या था? $2000 पर नाइट। That's amazing. Austerity measures. अच्छा, I don't see it. तो ये सारी चीजें जो है ना, वो पब्लिक को दूर करती हैं टैक्स पे करने के कल्चर से। बट ये बातें हम बहुत दफा सुन चुके। वी मस्ट टॉक अबाउट कॉन्क्रीट स्टेप्स। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, when we are doing tax to GDP, this is very important that the people have to realize that tax money is being spent properly. Till they do not get the feeling that the tax dollar, tax rupee is as valued as somebody's own personal income, waste नहीं हो रही, austerity है, lifestyle is, ये वो बिल्कुल ऐसी वाली बात है कि मेरी तनख्वाह हो 5 लाख और मैं खर्च कर रहा हूँ 10 लाख रुपए, और मैं सारी लोगों को शो ऑफ कर रहा हूँ। ये मुल्कों के लिए भी उतना ही वैलिड है जितनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए वैलिड है। तो अगर आप अपने मीन्स में रहने के लिए, आपको ये फौरी तौर पे people have to be, जैसे कहते हैं justice must seem to be done. It's not that only justice has to be done, it must seem. Similarly, tax has to be spent properly. When it is spent properly, you will collect more taxes. Now, when we're talking about taxation, direct taxation, how do you improve direct taxation? Naqvi sahab, I'll have to cut you here. द पार्ट 2 ऑफ द प्रोग्राम, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है। मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा इसको पार्ट 3 में, और आप जो ये बात टैक्सेशन सिस्टम के ओवरऑल की कर रहे हैं, इसको हम यहीं से लेंगे। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम जो टैक्स हम दे रहे हैं हम उसको ओन करें, या वो लोग जो टैक्स नहीं दे रहे हैं हम उनको कैसे फोर्स करेंगे वो भी टैक्स दें। क्योंकि जब तक हम जो चीज़ दे रहे हैं उसको हम ओन नहीं करेंगे या उसको रियलाइज नहीं करेंगे कि ये हम पे ही खर्च होगा वापस, तब तक कोई भी टैक्स नहीं देगा। और दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में ये एडमिटेड फिनोमेना है कि टैक्स कोई भी खुशी से नहीं देता। तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हमारा जो एक आम आदमी जो कि एक 4 लाख जैसे हमारी एग्जेम्पशन लिमिट है, इससे ऊपर कमा रहा है, तो वो खुद से इस नेट में आकर टैक्स दे। क्योंकि आज जब वी एज प्रोफेशनल्स, जब हम किसी से सवाल करते हैं, जब हम किसी से कहते हैं कि आप टैक्स दो, तो सिर्फ ये एक सवाल वो हमसे सामने गया कि हमें चुप कराया था कि मैं टैक्स क्यों दूं, क्योंकि वो टैक्स मुझ पे तो खर्च नहीं हो रहा। आप हमें बताइए पार्ट 2 कैसा लगा आपको, अपने कमेंट्स दीजिए 24/7online.tv पे। पार्ट 3 में फिर हम हाजिर होंगे। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़। Viewers, welcome back. Part 3 of this federal budget program. We are here with member CEC of PTI, Mr. Firdaus Shamin Naqvi. ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू को अगर ये हों फाइनेंस मिनिस्टर या इनकी जमात इस वक्त पावर में हो, तो 1 साल के अंदर ये कैसे दुगना करेंगे। इन्होंने बात की डायरेक्ट टैक्सेशन की, हम इसी पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इन्होंने जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है वो ये बात की है कि टैक्सेस को प्रोविंशियल से लोकल बॉडीज़ लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। ये हम ये समझना चाहते हैं इनसे कि किस तरीके से ये करेंगे और क्या इससे करप्शन को जन्म नहीं होगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो करप्शन है वो हर लेवल पे बहुत ज़्यादा है। नकवी साहब, प्लीज़ आप ये बताइए कि आपने कहा कि डायरेक्ट टैक्सेशन को आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आपने ये भी कहा कि आप प्रोविंशियल लेवल से जो टैक्सेशन है उसको लोकल लेवल पे लेके। जी, मैं आपको और उसको करप्शन से ज़रूर उसको मैं ट्राई कर देता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ, मेरा मकान KDA स्कीम नंबर 1 में। ठीक है।
उसकी वैल्यू जो है वो इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली मार्केट में 5 करोड़ प्लस है, 50 मिलियन प्लस। ठीक ठीक है। सालाना टैक्स जो आता है वो 33,000 रुपये आता है। सही। ठीक है। और मेरे वालिद ने बनाया था 1967 में बनाया था। जो मैं उसकी पहली रसीद देखता हूँ जी, वो तकरीबन 4,500 रुपये टैक्स था। ठीक है। ठीक है। ठीक। अब आप सोचिए 67 में 4,500, 2012 में 33,000। ठीक। कोई रेलेवेंस है मार्केट वैल्यू से? कोई रेलेवेंस है टैक्स की उसकी वैल्यू से, आपके रेंटल वैल्यू से प्रॉपर्टी की? नहीं है। ठीक। क्यों नहीं है? इसलिए कि वो उसमें लिखा हुआ ये है कि टैक्सेस कलेक्टेड ऑन प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू द लोकल बॉडीज। ठीक। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ नहीं आता, तो वो उसका ना टैक्स रेट पे कोई कंसंट्रेट करता है ना कुछ करता है। अब आपको ये एक बड़ा डायरेक्ट टैक्सेशन का तरीका है। सही। कि बड़े बड़े घरों में लोग रह रहे हैं, सही है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, नहीं होता। दूसरी चीज, एक मकान बिकता है, सही। रजिस्ट्रार कहीं बैठा हुआ है, आपके ख्याल से डिफेंस ही के इलाके में जहां आप आज यहां बैठे हुए हैं, क्या जो वैल्यू डिक्लेयर हो रही है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस की, वो एग्जैक्ट वैल्यू हो रही है जो रियल वैल्यू है? नहीं। कितनी हो रही है? 1/10। 1/10। एंड एवरीवन नोज इट। एवरीवन नोज इट। ठीक है। और सारे शुरफा रहते हैं, बिल्कुल रहता है। सारे वो लोग हैं जो कहते हैं इस मुल्क के अंदर जो है बड़ी ज्यादती हो रही है, लोग टैक्स नहीं देते। सही। ठीक है। और अगर उनसे पूछो कि आप क्यों नहीं पूरी देते, वो कहते हैं निज़ाम इजाज़त ही नहीं देता कर दे। इससे कि क्यों, एक तरफ आपने टैक्स रेट बहुत हाई किया हुआ है। बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर आपने लेट से 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ली और उस पर टैक्स रेट आपने 10% कर दिया, तो आपने एक दफ़ा ट्रांजेक्शन करने में उसकी कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है 3 करोड़ 30 लाख हो गई। बिल्कुल सही। अब 30 लाख उसकी वैल्यू तो नहीं अप्रिशिएट हुई, वो तो शायद पूरे साल में भी नहीं हो, यकीनन 2 साल में होगी। तो पीपल ट्रीट इट एज एन अनफेयर टैक्स। ठीक है। यही टैक्सेशन रेट जो है, आप अगर इसको 1% कर दें तो क्या होगा? 3 करोड़ पे 3 लाख आ जाएगी। सही। एक साल में एप्रिसिएशन अगर इन्फ्लेशन भी हुई 5-6% की भी, तो 18 लाख बढ़ गया। 1 लाख रुपए उसे बर्दाश्त करना कोई नहीं है। एवरीवन विल पे। सही है। ठीक है। वाइड भी रहेगी इकोनॉमी, डॉक्यूमेंटेड भी रहेगी, लोगों को पता भी है कि क्या है। और उसके तो मैं ये कह रहा हूं कि दीज आर द थिंग विच आर नोन, टोटली नोन। सही। इसमें कोई ये इतना बड़ा आपने देखिए, इस जगह पे कोई तुक बनती है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कि आपने कैपिटल गेन्स टैक्स खत्म कर दिया। नहीं, कैपिटल गेन्स टैक्स तो है, नहीं है। प्रॉपर्टी पे कब है? अब आ गया। कहाँ आया? नहीं आया। इस बजट में आ गया। 5% और 10% उन्होंने कह दिया। नहीं, किस पे? जो सेल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। नहीं, कैसे? उसके अंदर भी बहुत सारी एग्जामिशन लॉस देखे ना। उसके अंदर भी ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी को विद इन अ सर्टेन पीरियड मूव करें, भाई 1 साल के अंदर बेचेंगे 10% है, 2 साल के अंदर बेचें 5% है, ठीक है, और टैक्स तो लग गया। बट ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन, वो डिक्लेयर्ड वैल्यू। देखिए वो एक ऐसा सब्जेक्ट है। अगेन एन अनफेयर टैक्स, अगेन एन अनफेयर टैक्स, अगेन एन वेरी अनफेयर टैक्स। आप कैसे इसको सही करेंगे? देखिए, मैं इसीलिए बात करता हूँ। आपने बात की है जो रेट्स इस वक्त अनफेयर हैं, जो कलेक्टर वैल्यू रेट्स हैं वो बिल्कुल अनफेयर हैं। देखिए, सारी वजह ड्यूल इकोनॉमी की क्या है, मैं ये सारी जो मिसाल आपको करने के बाद पॉइंट समझ रहा हूं, मैं ये लेके आना कि आप जब डबल करने की बात कर रहे हैं जी। तो उसके अंदर पहला जो हदफ होना चाहिए, कोई भी हुकूमत, ये कोई तरीके इंसाफ नहीं, मैं समझता हूँ ये किसी भी जमात की हुकूमत है, उसका पहला हदफ ये होना चाहिए कि मुल्क की इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड तो नहीं होगी शायद पाकिस्तान की, इससे कि उसकी वजूहत बहुत सारी हैं कि क्यों डॉक्यूमेंटेड नहीं हो रही, इससे कि लोगों में जहालत है, वो सब वो हम अलहदा से एक और हिस्से में कवर कर लेंगे। लेकिन ये एक बुनियादी चीज़ सबको मालूम है कि अगर पाकिस्तान की वाइट इकोनॉमी जो है वो इतनी है, तो कुछ लोग कहते हैं उतनी ही ब्लैक इकोनॉमी है, कुछ कहते हैं उससे दुगनी है। मैं तो कहता हूँ 5 गुना है। ठीक है ना, क्योंकि उसके मेरे पास रीजंस हैं। ठीक है, आप वो आपके, मैं तो ये कह रहा हूँ बड़ी सिंपल सी बात है ना, आप बैठे हुए होंगे तो आपको तो टैक्स कलेक्शन दुगना करना तो बहुत आसान लगेगा जी, ऐसे कि उस 5 गुना में से 1 गुना और इधर ले आए और उसमें वही टैक्स लग जाए आज, तो चाहे परसेंटेज वाइज तो वो नहीं चेंज होगा लेकिन अमाउंट वाइज डबल हो गया। वेरी सिंपल, यकीनन। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो बड़ा ऑब्वियस है, और मैंने प्रॉपर्टी का एग्जांपल इसीलिए दिया
कि ये चीज हर आदमी के सामने है, सही। वो फौरन मेरी इस बात से रिलेट कर लेगा कि मैं बात सच कह रहा हूं। अच्छा, अब इसी किस्म की टैक्स की चोरी बेतहाशा, सेल्स टैक्स, जी ठीक है ना, सेल्स टैक्स की मद इतनी हाई है कि 17% का फर्क है। अब अगर आपको मैं कहूंगा जी मैं आप अगर मुझे कैश में चीज दे दे तो मैं 100 में दूंगा, और अगर आपको मुझसे रसीद चाहिए तो मैं 117 में दूंगा, तो आप क्या करेंगे? सही, ऑब्वियस है, आंसर इज ऑब्वियस, आंसर इज ऑब्वियस। लेकिन अगर उसको ये पता हो कि पैसे सही जगह लग रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, मुल्क में सड़क बन रही है, स्कूल बन रही है, यूनिवर्सिटी बन रही है, अस्पताल बन रहे हैं, और फीसद भी सिर्फ 5 है, फिर क्या जवाब होगा? शायद इससे मुख्तलिफ। तो आपका यानी पॉइंट ये है कि आप सेल्स 105% पे लेके आना चाहते हैं? नहीं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। देखिए मिसाल तो आप नहीं, मैं इसीलिए आपको दे रहे हैं ना कि आप पहले प्रिंसिपल एक्सेप्ट हो जाए, प्रिंसिपल, तो फिर उसके बाद वी एग्री ऑन प्रिंसिपल। नाउ दैट अगर 100 की जगह 105 देना है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द इंसेंटिव व्हिच पीपल हैव जी टैक्स चोरी करने के लिए, जी जी, both as the one who is a direct beneficiary of that income tax or the one who is affected by the cost of it, जी, उसको मिनिमाइज कर दे। ठीक है, ठीक है, कुछ आपकी मुल्क की मजबूरियां होंगी, लेकिन अगर मुझे ये पता है कि मैं अगर मेरी एक इकोनॉमी का पूरा हिस्सा टैक्स देता ही नहीं इसलिए कि आज मैं टैक्स रेट बहुत हाई है, तो मेरा कहना यह है कि अगर मैं आधा कर दूं तो डबल हो जाएंगे जो लोग टैक्स देंगे, तो मुझे रेवेन्यू का कोई लॉस नहीं हो रहा। ठीक है ना? बिल्कुल तो मैंने 17 को 8.5 कर दिया, डबल हो गई, लेकिन मैथ्स। मुझे तो उससे ज्यादा चाहिए। बिल्कुल सही। इससे कि मुझे कुछ प्रिकॉशन भी लेने हैं, ये सारा ओवरनाइट कन्वर्जन नहीं होगा, तो वो रेट हो सकता है 10.5 हो, 11 हो, ये मैचिंग द नंबर्स है। ये सिर्फ आपको एक मद में नहीं, आपको टैक्स रैशनलाइजेशन, जितना आप टैक्स कम करते जाएंगे उतना लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट में आएंगे, जितने लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट में आएंगे उतने से ज्यादा लोगों को आप ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकेंगे, इवन बाय स्मॉल इंक्रीजेस, बिकॉज दे हैव टू, इट वुड बिकम डॉक्यूमेंटेड। How Pakistan Tehreek-e-Insaf will do documentation? Because historically any government and every government has failed so far in getting our economy documented, because of the fact that whenever a documentation drive has begun, we have seen massive strikes, we have seen massive opposition, we have seen major response from the retailers. How do you think that you will be able to get this economy documented? One, how do you see, and in how much time do you see that you will be able to rationalize the tax rates, because you have given yourself a target of 1 year to double the tax revenue? And I think so that's not a difficult target. देखिए इशू जो है वो कहते हैं अंग्रेजी की मसला कैच द मंकी स्लोली। ठीक है, but you have set a target of a year. Yes. देखिए वो तो मैंने बड़ी सिंपल से आपसे बात की ना जी जी, कि अगर आपकी 5 गुना है जी जी, और आप उसके अंदर, और मैं तो कहता हूँ दुगनी है, हम दुगनी है, भी लेते हैं। देखिए कितने फैक्टर्स हैं ठीक खेलने के लिए। ठीक है, इवन इन द रीजन जी, पाकिस्तान इज द लोएस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, ठीक है ना? ठीक। तो इसके मतलब ये है कि हम अपनी नॉन वाइट इकोनॉमी को जी जी कम टैक्स कर रहे हैं कंपेयर टू इंडिया, ठीक, कंपेयर टू बांग्लादेश, बिल्कुल, कंपेयर टू श्रीलंका, कंपेयर टू ईरान and China as well. ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज सम नेबरिंग कंट्रीज का आप अगर वही मॉडल ले लें कि कहाँ कहाँ से टैक्स हो रहा है, तो आपको वो चीजें अडॉप्ट करनी। मैं सिर्फ लोगों को मिसाल देने कि मैं आइडेंटिफाई भी कर सकता हूँ, लेकिन वो बात लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे ये दे रहा हूँ कि आपको वो एरियाज एंड सेगमेंट्स इकोनॉमी के टैक्स करने लगे। इससे कि एग्रीकल्चर का इशू, अगर असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम है, दैट्स एज मच एन इशू इन इंडिया, ठीक है, एज इन बांग्लादेश राइट, एंड श्रीलंका। ठीक है। पॉवर्टी लेवल्स, अगर
परसेंटेज वाइज नहीं है, बट इन नंबर ऑफ पीपल इंडिया हैज मोर पुअर पीपल देन कंपेयर्ड पाकिस्तान, एंड सेम इज द केस विद बांग्लादेश अंडर द पॉवर्टी लाइन. श्रीलंका हैज बेटर इकोनॉमिक फिगर्स विद अस ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो जो टैक्स एग्जेम्प्ट पीपल हैं वो भी कम हो गए. ठीक है ना. आप ये देखिए कि किधर वो लोग टैक्स कर रहे हैं. क्या क्या चीजें सब पाकिस्तान में टोटली एग्जेम्प्ट हुई हुई हैं टैक्स. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रेट ऑफ टैक्सेशन इज डिफरेंट. बिल्कुल. एंड द टैक्सेशन रेट इज हायर कंपेयर टू पाकिस्तान. नोन फैक्ट है. हम 35 पे, वो 45 पे इंडिया में और उधर चल रहे हैं एज अ परसेंटेज ऑन द इनकम. प्लस उनके कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स जो हैं उसके स्लैब्स हैं. हमने स्लैब सिस्टम था एक ज़माने में, ख़त्म कर दिया. वी बिलीव कि हर इंडस्ट्री जो है वो उस रेट के ऊपर टैक्स नहीं दे सकती. ठीक है. अभी आपकी कॉटेज इंडस्ट्री वर्चुअली टैक्स, सेल्स टैक्स फ्री है. जी हाँ. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो नॉट पेइंग यू एनी टैक्स बिकॉज वो इनकम ही नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं. Actually, we have a corporate tax of two types. The one is 35%, which is a fixed tax for private limited companies, and there is a concept of small company which pays 20% tax. So we have also most of the system businesses, there are no incentives for forming limited companies. कोई फायदा नहीं है. जितना आपका स्मॉल बिजनेस है टुडे इट सर्वाइव्स ऑन एओपी. देयर इज नो लीगल प्रोटेक्शन. फॉर एग्जांपल मैं अगर एक रियल एस्टेट डेवलपर बन जाऊं और मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाऊं तो मेरी लायबिलिटी तब भी लिमिटेड नहीं है. सही है. बिल्कुल ठीक है ना. मेरी लायबिलिटी ये है कि जी वो फिरदौस शमीम नकवी साहब की कंपनी है या उनकी फैमिली की शेयर होल्डिंग है, तो वो तो अगर बिल्डिंग गिर जाएगी तो वो मुझे टांग दिया जाएगा. ठीक. तो मेरी वो कोई लायबिलिटी जो है, चाहे वो मेरी गलती से गिरे या किसी और की गलती से गिरे. उसी पॉइंट पे आता हूं कि आपने, तो मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, आपके जवाब ये है कि रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स, जी, spending the tax the right way, these two things are such that it will automatically result in payment of taxes. सबसे दूसरी बात देखिए, आपने प्रोग्राम के आगाज में एक बात कही थी कि दुनिया में कोई शख्स अपनी मर्जी से और शौक से टैक्स नहीं देता. ठीक है ना. ये उसको पता है कि अगर टैक्स नहीं दूंगा तो मुझे बड़ी सख्त सजा होगी. ये बात भी सही है आप. ठीक है. बिल्कुल सही. पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए? लगा ले, हो गए. आप मुझे 5 नाम बता दीजिए जिसके अंदर लोगों की कुर्की कर दी गई, नीलामी कर दी गई टैक्स रिकवर करने के लिए, जो कि सही मानों में बड़े मैग्नेट्स थे, या उनको सज़ा दी गई टैक्स चोरी करने के लिए. चलिए कुर्की नहीं हुई कि जी उन्हीं को पकड़ा गया कि जी उन्हीं ने जो है टैक्स चोरी की थी, तो सज़ा हो गई 5 साल कैद, 2 साल कैद, 1 साल कैद, 6 महीने की कैद. वो आधे मिनट वाली कैद भी जिसमें बिजिल्लत होती है और कुछ नहीं होती. सही. कोई हुई है? कोई नाम याद आता है? नहीं. रिकवरी के नोटिसेस, प्रॉपर्टी अटैचमेंट के नोटिसेस तो जाते ही रहते हैं. आजकल भी बढ़े जा रहे हैं. एफबीआर आजकल तो हर तरीके के में इस्तेमाल कर रहा है. प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, हाँ, वो हमें देखना पड़ेगा जिसको. एंड दिस इज फॉर्मूला नंबर 3 दैट वी विल मेक एग्जांपल्स. वी बिलीव कि एक को पकड़ोगे 1000 टैक्स देना शुरू कर देंगे अगर, और खास तौर पे जब अपने करीबी को पकड़ लो, जब उनको ये पता चल जाए कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपने करीबियों को नहीं बख्शती, ठीक, तो वो हमें क्या बख्शेगी. ठीक है ना. ठीक है. वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक अगेन. व्यूअर्स, हमारे प्रोग्राम का टाइम यहाँ ख़त्म हो रहा है. हमें एक ब्रेक पे जाना है. फिर पार्ट 4 में आके हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट इतना बड़ा है टैक्सेशन का, और पीटीआई की बहुत सारी चीज़ें अभी हमें पता करनी है, क्योंकि ये एक इमर्जिंग पार्टी है. किस तरीके से वो टैक्सेशन में लोगों को लेके आएंगे, कैसे वो टैक्स बेस को बढ़ाएंगे, ये हम अगले पार्ट में इनसे पूछेंगे कि वो टैक्स बेस को कैसे बढ़ाना चाहते हैं. उन्होंने बातें तो बहुत सारी की हैं कि हम पैरेलल इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटिंग की तरफ लेके आएंगे, लेकिन कैसे लेके आएंगे उस पर अभी उनका जवाब आना बाकी है. आप हमें बताइएगा कि ये पार्ट आपको कैसा लगा. हमें अपने व्यूज़ और कमेंट्स दीजिए 24/7online.tv. मुझे ज़ीशान मर्चेंट को इकोनॉमिक व्यूज़ से इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़. वेलकम व्यूअर्स. हम इकोनॉमिक व्यूज़ में बात कर रहे हैं फेडरल बजट पे, टैक्स बेस पे, टैक्स रेवेन्यूज़ पे, पीटीआई का क्या स्ट्रैटेजी है
कि अगर वो आज फाइनेंस मिनिस्ट्री में हों या आज वो गवर्नमेंट रन कर रहे हों, तो जैसा उनका क्लेम है कि वो 1 साल के अंदर जो 1900 बिलियन या 2000 बिलियन का टारगेट है उसको 4000 बिलियन पे ले जाएंगे, और जो हमारा टैक्स जीडीपी रेशो इस वक्त 9% है वो ऑटोमेटिकली 15% से 18% पे हो जाएगा। वो क्या मैजिक वॉन्ड है इनके पास, हम इनसे पूछते हैं। नकवी साहब, ब्रेक से पहले हमने आपसे बात की थी डॉक्यूमेंटेशन के, कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकी। माजी कदीम में मैं जब से देख रहा हूँ या मैं जब से मुझे होश है, सेंस है, डॉक्यूमेंटेशन कभी भी नहीं हो सकी पाकिस्तान में। बड़े इस पे चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो मिलिट्री रूल में हुआ हो या वो किसी सिविलियन गवर्नमेंट में हुआ, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकती पाकिस्तान में। आप तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मुझे बताइए कि क्या आपके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है कि आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, नंबर 1, और उस डॉक्यूमेंटेशन के नतीजे में जैसे आज की गवर्नमेंट का क्लेम है कि वो 7 लाख नए टैक्स पेयर्स लेके आएंगे, और वो ला इस तरह से रहे हैं कि वो जिनके टैक्स ऑलरेडी कटे हुए उनको एनटीएन दिलवा के रिटर्न भरवा रहे हैं। तो आप कैसे जेन्युइन टैक्स पेयर्स ढूंढेंगे, नंबर 1, और डॉक्यूमेंटेशन कैसे कराएंगे? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन ना होने की सबसे बड़ी बुनियादी वजह जो बताई जाती है जी, वो आपके यहाँ इलिटरेसी है एक, दूसरी है एक्सेस टू बैंकिंग सिस्टम्स, ठीक है। तीसरे जो है वो जिसने एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन, मैं आपको एक ज़मीन बात कहता जा रहा हूँ, मैं एक मेंटेनेंस कंपनी चलाता हूँ, ठीक है। ये प्रॉब्लम मुझे बड़ी फेस होती है, इससे कि जमादार है मेरे पास, कोई 800-900 जमादार काम करते हैं, तो उनको वो अब मुझसे सब कहते हैं साहब आपने जो सिस्टम बना दिया ना, हम बड़े खुश हैं। सही। उनको हमने बैंक अल्फला का डेबिट कार्ड दे दिया। सही। ठीक है। उनको अकाउंट, उनके फिंगरप्रिंट लेके और सब कुछ करके आजकल उसको डिजिटलाइज करके वो दे कैन आइडेंटिफाई एंड नाउ दे कैन ड्रॉ मनी। तो वो कहते हैं हम, वरना ये होता था कि साल में एक आध दफ़ा हमारी तनख्वाह लुट जाती थी। ओके, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर इज मे बी हेल्पिंग अस टू, बट कमिंग बैक टू इट, देयर मेनी वेज जहां आप शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद वन वेरी सिंपल वे। जी, इस वक्त जितने स्कूल हैं जो एलीट स्कूल्स हैं, जी हाँ, उसके अंदर बच्चों की फीस जो है वो 10,000 प्लस है। ठीक है। कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट में एनटीएन नंबर देना ज़रूरी है? सो फार आई डोंट थिंक सो, ठीक है, नॉट टू माय नॉलेज। जिन लोगों को पासपोर्ट बने उसके लिए एनटीएन नंबर ज़रूरी है? नॉट दैट टू माय नॉलेज। ठीक है। 2, ठीक है, जिन लोगों के पास तारिक रोड पे या किसी जगह के ऊपर एक कमर्शियल स्ट्रीट जिसकी वैल्यू अब सर्टन वैल्यू रजिस्ट्रार ने इस्टेब्लिश की है, वहाँ वो बिज़नेस कोई ऑपरेट करें, उस बिज़नेस का कमर्शियल ऑपरेशंस लाइसेंस लेने के लिए एनटीएन की ज़रूरत है? नहीं। यहाँ तो हमारे कमिश्नर को ये नहीं पता कि उसके एरिया में कितने टैक्स पेयर्स हैं और कितनी दुकानें हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि गोश्त बेचने वाले की अगर वो एक 15 किलो का बकरा बेचता है, जी, तो 600 रुपए किलो के लिहाज से जी, उसकी इनकम, और एक नहीं बेचता, किसी भी गोश्त वाले की दुकान पे चले जाएं, 6 से कम बकरे आपको टंगे हुए नजर नहीं आते। सही बात। ठीक है ना? जी हाँ, उसका टर्नओवर क्या होगा? सही। ठीक है, 20 लाख रुपए महीना, 15 से 20 लाख रुपए महीना, क्या वो पीनट्स के लिए काम कर रहा है? बिजनेस कर रहा है वो, बिजनेस कर रहा है जी। ठीक है ना? कितना कर रहा होगा? 5%, 10%। प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम आईएमएफ की वजह से नहीं आने देते। देखिए, मैंने यही कहा था, कैच द मंकी स्लोली। ठीक है। अगर मैं उसको ये कहूं कि भाई जब भी मैं इंस्पेक्ट करूंगा ये देखूंगा कि तुम्हारे जितने बकरे टंगे हुए होंगे जी, उसके लिहाज से मेरा इस फॉर्मूले से मैं तुम्हारी इनकम जज कर लूंगा, और जो उस इलाके में इंस्पेक्टर होगा उसको, अब आजकल तो बड़ी आसान काम है, डिजिटल तस्वीर खींचो, टैक्स रिकॉर्ड में लगाओ और भेज दो। उसके ऊपर आपने काउंटर चेक इंस्पेक्टर्स को भेज सकते हैं, और जब एक इंस्पेक्टर को टांग दोगे कि तुमने ये गलत इंफॉर्मेशन दी थी, बाकी सही हो जाएंगे। मैं इसलिए दोनों एंड पे आपको थोड़ा बहुत कोर्सिव एग्जाम्पल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। द मोमेंट निज़ाम कलेक्टर का जो है वो सही हो जाए, ये पता चल जाए कि रिश्वत लेना जो है वो करप्शन को आप दूर कर दें, तो आपके आधे में, इसीलिए हमने कहा कि सबसे पहले अगर आपको टैक्स रेट डबल करना है इस मुल्क में, आपको करप्शन खत्म करनी है। इसलिए कि जब भी
इशू होता है, ये नहीं है कि लोग टैक्स नहीं दे रहे, जितना लोग गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं उतना वो जो गवर्नमेंट की तरफ से कलेक्ट करने वाला आ रहा है वो उतना ही या उससे ज्यादा टैक्स ले रहा है, करप्शन कर रहा है। अच्छा इसे देखिए होता क्या है, बंटवारा क्या है, नहीं बंटवारे वाली सी आदत है। मेरा टैक्स बनता है, वो असेस करता है 10 रुपए, ठीक, एक्चुअली वो उससे ज्यादा ही होगा, इससे कि जो असेसर होता है उसको सही मानों में नॉलेज नहीं है, उसको जल्दी से अपने में, मैंने टैक्स दाखिल किया 2 रुपए, वो कहता है तुम्हें 8 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। सही है। मैंने कहा अच्छा भाई क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा तुम यूं करो कि तुमने पिछले साल 2 रुपया दिया था तो दे दो 3 रुपए टैक्स, तो गवर्नमेंट खुश कि मैंने 33% कलेक्शन बढ़ा दी, बाकी 7 रुपए का क्या हुआ। अब ये बंटवारा है, अब ये है कि मुझे 4 रुपए बचे और उसको 3 रुपए दूं, या मुझे 5 रुपए बचे और उसको 2 रुपए दूं, ये उसकी भूख के ऊपर है, मेरे ताल्लुकात के ऊपर है, कहाँ फैसला होता है वो होता है, ये हो रहा है आपके टैक्स के निजाम के साथ, ये हकीकत है। सही है, ठीक है ना, आप करप्शन खत्म कर दीजिए, उसको पता है कि उसके जो इस वक्त तनख्वाह उसको मिल रही है उससे भी वो हाथ धो बैठेगा अगर पकड़ा गया। नकवी साहब वो करप्शन कैसे खत्म करेंगे आप? 700 से 800 बिलियन की करप्शन है एफबीआर में इस वक्त जी, आप कैसे खत्म कर सकते हैं? और आपने अभी तक मुझे उस बात का जवाब नहीं दिया कि जब आप लोकल लेवल पे जाएंगे तो जो लोकल लेवल पे टैक्सेशन सिस्टम को लेके जाएंगे वहां जो करप्शन होगी वो कैसे सामने आएगी? क्योंकि ये कहना कि हम एग्जाम्पल सेट करेंगे ये बड़ी फार फेच्ड इस वक्त बात है, क्योंकि यू हैव टू लीड फ्रॉम विद इन एंड यू हैव टू सेट द एग्जाम्पल्स फ्रॉम विद इन। वो बात तो आपकी समझ में आ रही है। क्वेश्चन ये से देयर इज अ लॉस मेकिंग एंटरप्राइज जी, लेट्स से पीआईए, ठीक है, इटसेल्फ ना आपका बड़ा रेवेन्यू ड्रेन करता है, सही है, अगर आप उसको प्लग कर दें तो आपके पास एडिशनल रेवेन्यू आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक, बिल्कुल सही है। हाउ डू यू करेक्ट अ बिजनेस? डू यू फायर ऑल द लेबर फोर्स? नो, यू हैव अ मैनेजमेंट, ठीक है, a management which will give a plan, which will execute a plan, which has to be independent, which has certain examples, it's a well thought of decision, board of directors independent होगा, कोई political appointments नहीं होंगे, it will consist of professional, it will consist of people with a track record। आप ये नहीं करते कि एक मैट्रिक पास को उठा के जो है एक नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का चीफ बना दे। सही बात है, ठीक है, वो बात सही है आपकी। जब आप कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आएंगे और उनको अकाउंटेबल, देखिए कहते हैं a fish, वो फेमस चाइनीज proverb है, a fish starts rotting from the top, from the head, ठीक है। So first and foremost in any organization, if there is a problem, do you go and fire the sweeper of that organization, or should you go and fire the chief executive first? Well, chief executive, if you ask me, or if it's a public listed company, you fire the chief executive, because if it's a private entity, they may have the majority of shareholders. No, but even there, oh, I am sorry, आपको मैं कितनी फैमिलीज को दिखाऊं जिधर उन्हीं ने बड़े बेटे को फारिग कर दिया और किसी और बेटे को कहा कि बिजनेस लाएगा। खुद नवाज शरीफ का एग्जांपल देख ले, क्या क्या आ जाता था मियां शरीफ के पास जब जियाउल आए थे तो क्या क्या कहा था, वाज ही रनिंग द बिजनेस? सही है, वो आपकी बात सही है, बिल्कुल। व्हाट वाज द कमेंट? चलिए आप नहीं करना चाहें अपने प्रोग्राम में, वरना मैं व्यूअर्स के लिए तो ये कह दूं कि उन्हें कहा था कि भाई आप अपने किसी बेटे को एक को दे, तो उन्हें कहा जेड़ा सबसे नकमा है उसमें भेज दो। अब उसके लिहाज से वो वही हुकूमत अब यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये, मैं इसको थोड़ा सा वो लेके आता हूँ कि आप ये कहते हैं कि अगर कोई इदारा जहाँ करप्शन है तो उसके टॉप को निकाल दे, तो अगर वो करप्शन कर रहा है, नहीं दे, सॉरी, एक कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट आदमी से रिप्लेस करे। करप्शन क्या वजह है कि ये छोटे लेवल पे करप्शन होती है, और ये क्यों करप्शन होती है? मैं नहीं समझता छोटे लेवल पे करप्शन। देखिए, आज मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ, अभी हम टैक्स पे ही प्रोग्राम कर रहे हैं सारा, तो मैं टैक्स ऑफिस हर रोज जाता हूँ, मैं हर रोज एक चपरासी से भी वहां मिलता हूँ, एक नायब कासिद से भी मिलता हूँ, एक इंस्पेक्टर से भी मिलता हूँ, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर और टैक्स ऑफिसर से भी मिलता हूं। मैं देखता हूं कि हर लेवल पे करप्शन है, या कुछ जगहों पे नहीं होगी, कुछ जो टॉप लोग हैं शायद अब वो करप्शन नहीं करते होंगे, या कोई और वजूहात होंगी, लेकिन करप्शन तो है। वो क्यों करप्शन कर रहे हैं, या उसको कौन फोर्स कर रहा है करप्शन करने के लिए? इशू क्या है? जो लोग करप्ट नहीं है वो फाइनेंशियली करप्ट नहीं होंगे, इंटेलेक्चुअली करप्ट है। मैं तो उस चपरासी की बात कर रहा हूं कि वो क्यों करप्शन कर रहा है। चपरासी इसलिए करप्ट है कि उसका साहब जो है वो करप्ट है, उसको पता है कि जिस दिन साहब को कहेगा कि तू पैसे लेता है
तो मैं भी पलट के कह सकता हूँ सर आप भी तो लेते हैं। ये वजह है या भूख और उसकी तनख्वाह कम उसकी वजह है? आई एम सॉरी, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु इज नोन टू बी करप्ट is supposed to be worth more than $8 billion. There is a person who is a chowkidar in a government office. जी. Today his salary and perks total 15,000 rupees. ठीक. While जो जमादार एक प्राइवेट सेक्टर में वो से उसको सिर्फ 5,500 रुपए मिलते हैं. He is even getting lower than minimum wages. वो आदमी क्यों नहीं करप्ट होता? उसको मौका नहीं मिल रहा इसलिए? यकीनन. नहीं, एक देखिए पहली बात क्या है, मैंने आपसे जब कहा टैक्स का सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहते हैं कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रोटी देना नहीं है, कपड़ा देना नहीं है, मकान देना नहीं है। हम कहते हैं स्टेट को लोगों को तालीम दो, सेहत दो, रोजगार दो, और फिर वो अपनी सलाहियत के लिहाज से ये तीनों चीजें ले लेंगे। दिस इज द बुनियादी एक फर्क है। इससे कि जब आप सिर्फ उन्हें रोटी दे देते हैं बगैर मेहनत के, तो उनको भीख की आदत डाल देते हैं। सही, क्या हो रहा है? बिल्कुल सही, मैं इससे एग्री कर रहा हूँ इस चीज पे। मेरा कोई दो ओपिनियन नहीं है। हम किन स्लोगन्स पे चले? हम कह रहे हैं तालीम, सेहत, रोजगार सबके लिए, और दूसरा स्लोगन क्या है? अदालती इंसाफ से माशी इंसाफ तक। ये है ना तहरीक इंसाफ की फिलॉसफी, यही है कि जब पाकिस्तान में इंसाफ होने लगेगा, माशी भी और अदालतें भी, एक्सप्लॉयटेशन बंद हो जाएगी। आप ये देखिए कि ईओबीआई सोशल सिक्योरिटी जो देते हैं वो पूरा देते हैं? नहीं देते। सही बात, ठीक है। और जितना देते हैं क्या वो हकदारों को पहुंचता है? नहीं पहुंचता। उससे क्या होता है? वो मालूम दिया, अब वो मोटरवे बनाने लगे, वो होटल बनाने लगे, उनके भी लोग बाहर कंसल्टेंट्स को ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, और एंड में पता चलेगा कि दिस वाज अ लॉस मेकिंग एंटरप्राइज। How will this corruption be eliminated? Because you have to. It is like it's an octopus, right? ठीक है ना? If you are asking me कि what would be one step? Yes. Which first preliminary step? Put an honest man on top, a competent honest man on top at every department. If it's only one step, so start with the head of the government, first and foremost. And that is why we say that in Imran Khan, here is a person with a proven track record of serving the people, who when not in power has served, who has from his lifestyle, he has seen fame, he has seen wealth, he has seen these things. Not that others have not seen. Correct. लेकिन ये पता नहीं कोई ऐसी हिर्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज नहीं। लेकिन जिस आदमी को अपनी 60 साल जिंदगी में ये हिर्स नहीं लगी, उम्मीद है कि वो बकिया 15-20 साल जो उसकी इफेक्टिव लाइफ के है, वो इस हिर्स से अपने आप को पाक रख सकता है और पाकिस्तान कौम की तवक्कुआत को डिलीवर करेगा। Do you see that? Can you tell me for a fact that there is no corruption in PTI? No, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करूँगा। मैं ये ना हम उसकी इन्फोर्समेंट के लिए हैं इस वक्त। हमारे पास देखिए देयर आर करप्शन के भी बड़े मेयार हैं। हमने कहा है डिफरेंशिएट करें। पहले ये डिफरेंशिएट करें कि देयर आर पीपल हु हैव करप्टेड द सिस्टम एंड देयर आर पीपल हु आर करप्ट बिकॉज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ठीक है। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं जी, आपको पता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, आपको 3 दफा आना पड़ेगा। 3 दफा आने में आपकी जो लॉसेस हैं वो, अगर आप 3,000 रुपए घंटा एज अ कंसल्टेंट चार्ज कर रहे हैं तो आप कहेंगे मेरे 8 घंटे लग गए, 24,000 का नुकसान हो जाएगा, या मैं 500 रुपए उसको पकड़ा देता हूं तो क्या होगा? हो जाएगा। कोई आदमी प्राची बिल्डिंग कंट्रोल में नक्शा अप्रूव करवाने जाता है, उसे पता है कि जब तक वो पहिए नहीं लगाता मलिक रियाज की जबान के लिहाज से, तो नक्शा जो है 6 महीने में अप्रूव होगा, पहिए लगा देगा तो 15 दिन में। अगर 20 करोड़ की जमीन होगी तो उसके ऊपर फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो कितना हो गया? 15% के लिहाज से 1.5 करोड़ हो गया। काम अगर 50 लाख में हो रहा है तो क्या करेगा वो? ही इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, मैं समझ रहा हूँ। तो आपका कहने का मकसद ये कि पुट ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल एट द टॉप एंड मेक things, processes should be transparent. So how will you then, correct within your own party if there are some elements or some people who are, if because of the system or otherwise corrupt? देखिए, what we are saying is,
मैं पाकिस्तान के में इस वक्त जो है करप्शन इज बिकम अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, दोज हु आर करप्ट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, उसमें मैं और आप भी नहीं बचते, कोई भी नहीं बचेगा। ठीक, कैसे उसको करेक्ट करेंगे? तो आपको उनके लिए तो एक एमनेस्टी देनी पड़ेगी। There you go। ठीक है, लेकिन जिन्होंने सिस्टम को करप्ट किया है, ठीक है, उनमें से आपको कुछ को जरूर एग्जाम्पल बेरिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देन नहीं प्रोवाइड एमनेस्टी, और नहीं क्यों सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्यों? देयर आर अदर पीपल हु एक्सप्लॉइटेड द सिस्टम, देयर आर अदर पीपल हु हैव डन इट। मतलब आप देखिए पब्लिक मनी का जो मिसयूज हो रहा है, पब्लिक मनी का मिसयूज सिर्फ जो है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं कर रहा, आर्मी भी कर रही है। आपके बजट का 20% वहां भी जाता है, आपको करना पड़ेगा। जब तक आप ताकतवर पे हाथ नहीं डालेंगे, अगर आपने यही किया कि कमजोर को एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की, द मैसेज विल नॉट गो डाउन। नहीं नहीं, तो ये तो एडमिटेड है कि आपको लोगों को देखिए एक दो को एग्जाम्पल बना के लोगों को फिर चांस देना पड़ेगा। ठीक, और आप उनको ये देखिए, ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन इज नीडेड इन दिस नेशन, इन इकोनॉमिक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, नॉट बिकॉज एवरीवन हैज बिकम अ क्रिमिनल इन दैट एस्पेक्ट। और आप जब तक इंटेंशंस और लोगों को ये यकीन नहीं हो जाए कि दिस गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट विच इज गोइंग टू कम एंड मेक अ डिफरेंस, उस वक्त तक ना ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन भी काम नहीं करेगी। तो आपको फर्स्ट 100 days आर गोइंग टू बी द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड कि हाउ वी कंडक्ट अवर सेल्फ व्हेन वी कम इनटू पावर। अगर मैंने आके पहले फौरी तौर पे मर्सिडीज में बैठा और मैंने अपनी एयर कंडीशन हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठा, तो लोग कहेंगे कोई डिफरेंस नहीं आया, ये दिस इज मोर ऑफ द सेम। द मोमेंट आई कम इनटू अ पाकिस्तानी मेड कार एंड आई एम लिविंग इन अ ऑर्डिनरी हाउस इन इस्लामाबाद एंड आई शन ऑल द सिक्योरिटी जो इस वक्त, अगर आप जुल्फिकार, आप डिफेंस में बैठे हुए, जुल्फिकार मिर्जा के घर के बाहर चले जाएं, फहमीदा मिर्जा के घर के बाहर, मैं उस तरफ से अभी आ रहा हूं, मैंने इस वक्त गिनी 26 पुलिस की फौज गाड़ियां। और ये आप कराची के डिफेंस का हर रहने वाला देखता है, वो ये देखता है कि बिलावल हाउस जो एक प्राइवेट रेजिडेंस है उसकी दीवारें कितनी बड़ी हो गई है। प्रोग्राम के वक्त खत्म हो रहा है, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से आके फिर आपसे कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम अपने प्रोग्राम में इतना डिटेल में जा चुके हैं और इतनी अच्छी बातें हो रही हैं कि ये प्रोग्राम मुझे रैप अप मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और हम पीटीआई की इस वक्त उन चीज़ों को जान रहे हैं कि जो मेरे ख्याल से टॉक शोज़ में बड़ी कम आती हैं, क्योंकि टॉक शोज़ में अमूमन लोग झगड़ रहे होते हैं, तो काम की बात कोई नहीं कर रहा होता और इतनी डिटेल से कोई बात नहीं कर रहा होता। हम वी आर वेरी थैंकफुल फॉर नकवी साहब कि वो इतनी डिटेल में आज हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। नकवी साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए जहाँ पे आपने रोका था, कि अब हम जो इस सेटअप में जहाँ पे इतनी करप्शन रैम्पेंट हो रही है, तो आपने एक तो बताया ये कि फॉर द फर्स्ट स्टेप कि आप एक आदमी जो टॉप पे है उसको निकाल दें, उसको ऐसी इबरतनाक सज़ा दें कि वो आइंदा कोई दूसरा आदमी उस चीज़ टाइप की चीज़ को करते हुए सोचे। फिर आपने ये भी कहा कि हमें एमनेस्टी भी देनी पड़ेगी लोगों को। अच्छा, मैं एक आदमी से मुराद मेरा सिर्फ एक आदमी नहीं, इससे कम एक आदमी के खिलाफ है। ठीक है, इससे कि जहाँ सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार हो जाता है ना टोटल, तो वहाँ करप्शन परवान चढ़ती है। ठीक है, पावर करप्शन, एब्सोल्यूट पावर का। सो देयरफॉर हर इदारे की एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, एक उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, और वो उसके अंदर पावर का जो है और प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस के साथ उस आदमी को लाना चाहिए। ठीक है, कभी भी अगर सिर्फ एक आदमी पे आएगा तो वो उसमें निज़ाम खराब होने के चांसेस जरूर हैं, अगर वो आदमी बहक जाए। तो हमें तो ये है कि पूरी इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करनी है। अनफॉर्चुनेटली कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं रही इस मुल्क के अंदर। आपकी कोई, देखिए, चाहे वो इंजीनियर्स की काउंसिल हो, चाहे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की हो, चाहे आपके इनकम टैक्स वालों की हो, दे आर ऑल इंडल्जिंग एंड ब्रेकिंग लॉज, एंड कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इस वक्त नहीं है। ठीक है ही नहीं। इससे वो उनके पास वो कहते करें कैसे, पूरा निज़ाम ही आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कोई आदमी ऐसा मिसाल नहीं रहा जिसके बारे में कहेंगे दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें, वो सूरत हाल कोई नहीं है। मतलब बात यह है कि अगर मैं 1 रुपए की चोरी करता हूं और दूसरा शख्स 1 करोड़ की चोरी करता है, चोरी तो दोनों कर रहे हैं, दोनों चोरी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है ना, कोई शक तो नहीं। चोर तो दोनों कहलाएंगे। जी हाँ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम सारी है कि इस मुल्क में जो पकड़ा जाता है ना, वो हमेशा 1 रुपए चोरी करने वाला पकड़ा जाता है, 1 करोड़ वाला नहीं पकड़ा जाता।
जब जिन एक करोड़ वाले को पकड़ लोगे, रुपए वाली चोरी करने वाले सब गायब हो जाएंगे, और जो करोड़ वाले भी हैं वो भी जो है 1/10 रह जाएंगे। ये बात से मैं आपकी एग्री करता हूँ। तो यानी आप ये चाहते हैं, आपका ये कहना है या आपकी पार्टी का ये कहना है वोट से, कि आप करप्शन को वीड आउट करने के लिए एग्जाम्पल्स भी सेट करेंगे, आप करप्शन को वीड आउट करने के लिए सेटअप में भी चेंज करेंगे, आप करप्शन को वीड आउट करने के लिए इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वो स्टेप्स लेंगे कि जिससे वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होते चले जाएंगे वो फैक्टर्स। लेकिन लेट मी एक्सप्लेन फर्दर। जी, हम कहते हैं इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी। मैं सवाल कर लूं फिर आप इसको कंप्लीट कीजिए। मेरा सवाल ये है कि क्या पीटीआई के पास ऐसे लोग हैं इस वक्त कि जो ये सारी चीज़ों को इन प्लेस कर सकते हैं? क्या पीटीआई के पास ऐसा ब्रेन है इस वक्त कि वो उस लेवल पे टॉप मैनेजमेंट पे जाके बैठकर वो बोल्ड स्टेप्स ले सके कि जो आज दूसरे लोग चाहते हुए भी नहीं ले पा रहे? अब प्लीज आप अपना जवाब दीजिए मुझे। पीटीआई कौन है? पीटीआई पाकिस्तान है। या तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान में नहीं रहे, पीटीआई क्यों एग्जिस्ट करते? आपके प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि चले जाएं। पीटीआई तो नहीं कह रही ना, हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं पीटीआई पाकिस्तान है। ठीक, पीटीआई पाकिस्तान है। पीटीआई किसकी बका क्या वजह से पाकिस्तान है? पीटीआई पाकिस्तान में बुराई और पाकिस्तान का हर वो शहरी जिसके लिए इस मुल्क का दर्द है वो पीटीआई है। ठीक है, उसको कल कम को एहसास था कि जो हम कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, और इलाज सिर्फ ये है, रोज बर रोज हमारे यहाँ जोक दर जोक लोग आ रहे हैं और उनको ये एहसास बढ़ता जा रहा है कि जो बात हमने आज 16 साल पहले शुरू की थी कि इसका मुल्क का मर्ज करप्शन है, इस मुल्क को एक दयानतदार लोगों की जरूरत है। वी नीड टू ब्रिंग इन अ गवर्नमेंट विच कैन ब्रिंग गुड गवर्नेंस। उसका एहसास लोगों को, लोग कहते हैं कि आपका प्रोग्राम क्या है? अरे प्रोग्राम इज ओनली गुड गवर्नेंस। मैं कहता हूं, मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन करने को तैयार कि मैं घर कैसे बनाऊंगा गरीबों के लिए और तालीम कैसे आम होगी, और मैं कहता हूं कि जो अगर ऊपर से हुकूमत करने वाले उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ही इंप्लीमेंट करने लगे और जो उनका काम है वो करने लगे सही मानों में, तो इस मुल्क के आधे मसाइल दूर हो जाएंगे। और ये मुझे इस बात का यकीन है कि दयानतदारी के साथ अगर एक हुकूमत पाकिस्तान में आ गई दयानतदारी के साथ, और वो कोई 2 नंबर काम ना करे, तो लोग उनके मुजस्मे बना के पूजने भी सकते हैं। इसलिए कि इस मुल्क में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इट इज वी आर वेस्टिंग देम। यस, हमारी आबादी बहुत बड़ी है, हमें आबादी को भी कंट्रोल करना है। हमारे यहाँ पॉवर्टी है, इस वक्त आपकी 40% लोग जो हैं वो $1 a day से नीचे हैं, जो वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन है। आपके पास शेल्टरलेस पर रूम ऑक्यूपेंसी जो है वो 1:8 हो गई है कि 8 आदमी एक कमरे में रह रहे हैं पक्के, अगर आप देखें, जबकि वर्ल्ड स्टैंडर्ड इज अराउंड 1:1। बट इंडिया तो हमसे भी नीचे है इस चीज में। नहीं, शेल्टर की बात कर रहे हैं शेल्टर की जो बात कर रहे हैं, नहीं, शेल्टर पर रूम ऑक्यूपेंसी की बात, वहां पर रूम ऑक्यूपेंसी जो है 1:6 है, हम 1:8 है। हमारी इज गेटिंग वर्स बाय द डे। ठीक है, चले, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। इस 4.5 साल में पाकिस्तान का कर्जा जो है वो 8,000 बिलियन से बढ़ गया जी, और अब वो 13,500 बिलियन है इस वक्त का कर्जा एज ऑफ एंड ऑफ मे रादर अप्रैल, जो कि 108% से 4.5 साल में बढ़ा, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड जो है इंक्रीज़ है, कभी नहीं हुआ, इस 4.5 साल में हो गया। हमारा जो सिर्फ डेट सर्विसिंग है वो 1 ट्रिलियन रुपए का है। तो अगर हम टैक्स टारगेट 2.3 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं तो 1 ट्रिलियन जो है हम रीपेमेंट ऑफ डेट कर रहे हैं। 0.5 ट्रिलियन जो है हमारा बजट डिफेंस का है। तो 1.5 ट्रिलियन तो हमारा ऐसे ही खत्म हो रहा है। तो पीटीआई ऐसा क्या करेगी कि हमारा जो 13,500 बिलियन का और एवर इंक्रीजिंग ये डेट है इसको आप रोक सकेंगे? देखिए, लेट्स पुट इट दिस वे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपने अपने आप को 1 साल के बड़े सारे टारगेट्स दिए और जिसमें 100 डेज और बाकी की आप बात करते हैं।
मेरा जो सबसे बड़ा, मुझे डेट इतना बॉदर नहीं करता, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, मुकम्मल करने दें। जी जी प्लीज। मुझे डेट वो बॉदर करता है जो अय्याशी पे लग रहा हो। अगर वो डेट मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ जी जी, जो कि एक वाइबल यूनिट हो जी, तो वो डेट मुझे बॉदर नहीं करता, इससे कि उस इंडस्ट्री का पे बैक पीरियड है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने गुची की घड़ी पहनी और ये सब किया और उसकी लाइफ है और उसका रिटर्न कुछ नहीं है, वो इनकम कुछ नहीं कमा के दे रहा, तो दैट इज गॉन। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट, हमारी अनफॉर्चुनेट बात यह कि हमने उस डेट से ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ना इंडस्ट्री बनाई। व्हाट हैव वी डन इट? वी वेस्टेड इट ऑन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। सो आई थिंक सो वी नीड अ लॉ कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है, डेवलपमेंट पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जस्ट लुक एट इट, अगर मेरी टैक्स रेवेन्यू डबल हो जाए जी, तो मुझे क्या ये कोई मुश्किल है इतना लोन रीपे करना? नहीं, खत्म हो गई बात। बिल्कुल बात सही है आपकी। तो मुझे दो ही एतराज है ना। एक तो यह है कि लोन के पैसे जो हैं वो डेवलपमेंट के लिए खर्च होने चाहिए, और हमारे मुल्क में डेवलपमेंट की बेतहाशा गुंजाइश है। जिस चीज को देखें वो टूट रही है या आपको चाहिए। ठीक है ना। आप एक रेलवे लाइन नहीं चला सक रहे, रेलवे नहीं चला सक रहे, आप एक हवाई जहाज की कंपनी नहीं चला सक रहे, आप एक स्टील मिल नहीं चला सक रहे। मतलब जो जो आपकी चीजें मुनाफा करने लगी थी, स्टील मिल एक जमाने में प्रॉफिट करने लगी थी, तभी बेचने की बात हुई थी ना। आज उस स्टील को क्यों नुकसान हो रहा है? मकसद वो नुकसान में थी, नुकसान से मुनाफे में आई, उसके सारे डेट पे ऑफ हो गए। आपने बेचने की कोशिश की, उसको बेचने में भी आपकी बदनीयती थी जिसकी वजह से कोर्ट ने रोका जी, इससे कि उसका असेसमेंट सही नहीं हुआ था। आपने असल में आदमी रियल एस्टेट खरीदता था। मतलब मलिक रियाज साहब अभी परसों तो एक प्रोग्राम के अंदर कह रहे थे कि हमने अगर हबीब बैंक इतने में बेच दिया तो इससे ज्यादा तो मैं कई चीजें बेचता रहता हूं, तो इसका मानना यह है कि हबीब बैंक वाज सोल्ड अंडर द प्राइस देन व्हाट इट शुड हैव बीन सोल्ड। तो करप्शन हैज बिकम द रूट कॉज ऑफ इट। अगर हम हर चीज को नेक नियति से का ट्रांसपेरेंट, देखिए नेक नियत मैं जरूर हो सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट होना भी जरूरी है। मेरी नियत है लेकिन मेरे पास इल्म नहीं है, मेरे पास सलाहियत नहीं है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बासलाहियत लोगों का फुकदान नहीं है। वी हैव, अभी भी एक सर्वे आया था, पता नहीं यू सीन इट नॉट, they have rated Pakistanis as the 4th most intelligent people. That's correct. But the problem is that that brain of what you are talking is quickly being drained out of this country. Why is it being drained out? Unsuccessful policies. No, I mean, there is a problem that if I want to get out of my house for a walk after 8 o'clock, I cannot go. Law and order, na? Law and order is a problem. Law and order se zyada, let's call it security. Despite the fact that I have been surrounded by police guards due to ministers living by my side. देखिए मैं आपको ये बताऊं कि I have been abroad, I have lived abroad. Why did I come back to the country? Take away this security problem away. जी. Because of my roots here, because of my friends here, because of my family here, because of the culture here, because of the things which जिनसे मैं मानूस हूँ, जी जी, उन सब की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये मसला ना हो तो पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर जगह नहीं है। इसमें कहीं मैंने पैसे का जिक्र नहीं किया। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपकी बात मैंने इसमें कोई आपसे नहीं से कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, देखिए आज भी डॉन के अंदर एक बड़ी अच्छी बात है, पता नहीं ये प्रोग्राम कब चलेगा, 16 जून के अखबार में देख लें, 15 जून के अखबार में देख लें, हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में उन्होंने लिखा कि डेवलपिंग वर्ल्ड नहीं, डेवलपिंग वर्ल्ड इज वे अहेड इन हैप्पीनेस इंडेक्स। बिकॉज हैप्पीनेस का ठीक है, मनी के बारे में जो एक बड़ी अच्छी सेइंग है, मनी can never buy you happiness, but it can prevent a lot of sadness. That's correct. ठीक है ना? That's correct. And I think so that's a very good saying on that. तो मैं समझता हूँ कि yes, people first and foremost want security and opportunity, and an opportunity where it is a level playing field. हमने क्या किया हुआ इस वक्त माशरे में, हमने उस सब्जेक्ट को टच नहीं किया। तालीम एक बहुत अहम जुज़ है। हमने अपनी एक पूरी परसेंटेज ऑफ दी आबादी जिसकी तादाद 80% है, उससे ज्यादा है, उनको हमने कंडेम कर दिया है कि अब तुम जिंदगी भर जो है क्लर्क रहोगे
या मजदूर रहोगे, हम तुम्हें उससे आगे नहीं बढ़ने देंगे। बढ़ेगा कौन? जो सिटी स्कूल का पढ़ा हुआ है, जो बीकन हाउस का पढ़ा हुआ है, वो जो ग्रामर का पढ़ा हुआ है, जो HSN का पढ़ा हुआ है। और इसके अंदर भी एक हायरार्की है, ठीक है? ये हायरार्की एक आदमी की सलाहियत के लिहाज से नहीं है, उसकी इकोनॉमिक माइट के लिहाज से है। और जिस निज़ाम के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को तरक्की की नहीं देंगे, वो माशरा हमेशा इनहरात पजीर है। I understood your point. This brings me to my next question, that how would Pakistan Tehreek-e-Insaf disseminate education? How would Pakistan Tehreek-e-Insaf will induce the people or the children to obtain primary basic education? Please, keep this in mind that our structure of education is below par. मेरा तो बड़ा सिंपल सा मेरा सवाल होता है लोगों से कि मैं ये कहता हूँ कि क्या आप अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजना पसंद करेंगे जहाँ पे आप ये समझ रहे हैं, जहाँ पे आप ये कहते हैं कि पूरी पाकिस्तान के बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे? क्या आपका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा? तो फिर मैं मानूं कि हाँ ठीक है, एजुकेशन बहुत अच्छा लेवल है पाकिस्तान में। देखिए, और आप कैसे उसको बेहतरी की तरफ ला सकते हैं? मैं आपको ये बताऊं कि मैं 1971 में मैट्रिक की। ठीक है। 1971 में भी कैम्ब्रिज के इम्तिहान होते थे। जी बिल्कुल। सेंट पैट्रिक्स और ग्रामर में होते थे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तान में 99% बच्चे जो थे वो बोर्ड के इम्तिहान में देते थे। सही है। यानी चाहे मैं हबीब स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, हबीब स्कूल, कैंट पब्लिक स्कूल, ये सारे स्कूल, इवन सेंट पैट्स के अंदर भी मैट्रिक सेक्शन और कैम्ब्रिज सेक्शन होता था। ठीक है। और बड़े अच्छे अच्छे अमीर घरानों के बच्चे जो थे वो मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन जो होता था वो इंटर के रिजल्ट की बेसिस पे होता था। A लेवल्स के अंदर आपका 1 साल ज़ाया होता था, तो सब बच्चे जो थे वो मैट्रिक, इंटर, ये सब कर रहे होते थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। आज ये निज़ाम क्यों तब्दील हो गया? सही, ठीक है ना। इससे कि एक आपने नया निज़ाम आने दिया, एक आपने क्लास कॉन्शियस सोसाइटी को क्रिएट करके अपने लिए एक एलिटिस्ट माहौल पैदा किया। ठीक। और इसके पीछे जिन लोगों की भी साजिश है वो आप देखें, मैं समझता हूँ ये मुल्क के साथ बाकायदा एक पाकिस्तान के साथ साजिश हुई है। ये वो बहुत आप सही कैसे करेंगे इस चीज़ को, कैसे सही कर सकते हैं? अब इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पहले 1 सिलेबस थ्रू आउट, यानी आपको कहने का मकसद है कैम्ब्रिज और मैट्रिक को खत्म कर देंगे? क्या 1 सिलेबस, सब कैम्ब्रिज ले आओ या सब मैट्रिक ले आओ, कोई दो निज़ाम नहीं। जब आप कह रहे हैं कि आपने खुद मैट्रिक और कैम्ब्रिज सिस्टम से, मैं कह रहा हूं कि आपने पीटीआई का सॉल्यूशन मांगा है। जी, पीटीआई के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। पीटीआई का सॉल्यूशन इज 1 सिलेबस। ईदर क्रिएट अ बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड व्हिच इज एज गुड एज कैम्ब्रिज। ठीक है। बट यू हैव टू रेज योर लेवल ऑफ एजुकेशन। ये नहीं हो सकता कि चाकू मार के चीटिंग करे, बाहर से पर्चा हल होके आए, इसलिए कि उसकी वैल्यू नहीं रही। सही है, बात सारी ये है। इस वक्त का जो सिस्टम है उसमें तो यही हो रहा है कि बाहर से ही आके पेपर मिल जाता है, प्रिंसिपल को पीट दिया। नहीं, ये सिस्टम तो हाँ, ये तो दिस इज नॉट गोइंग टू। अगर ये हाउ विल यू इंप्रूव दिस आफ्टर पुटिंग 1 सिलेबस? वुड यू देन send your own child to that system? Or there is no choice. There is no choice. Because at this point जो भी मिनिस्टर्स के बच्चे होते सब बाहर पढ़ते हैं, यहाँ तो कोई नहीं पढ़ता। साहब बात ये है, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन पे कंट्रोल कर लें, जी जी, ठीक है ना, अब पढ़ भी लें। कितने मिनिस्टर हैं हमारी गवर्नमेंट में, तो इंशाल्लाह आएंगे तो 20 से ज्यादा नहीं रखेंगे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड ले लूं? जी आप ऑन रिकॉर्ड ले लें, इससे कि ये हमारा वादा है लोगों। ठीक ठीक। वजारतों के लिए कोई लोगों को आना चाहिए 20 मिनिस्टर्स। 20 मिनिस्टर। ठीक 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 है। चले, तो आप ये कहते हैं कि एक सिलेबस सिस्टम होना चाहिए, चाहे पहला, और उसी में गरीब का बच्चा भी जाएगा, उसी में अमीर का बच्चा भी जाएगा। देखिए अब आया स्कूल। जी, अब स्कूल के निज़ाम की बात है। किताबें एक पढ़ाई जा रही हैं, ठीक ठीक है। असातिज़ा एक बड़ा अहम चीज हो गई। जैसे कि अब फैक्टर क्या है, अब फैक्टर जो है वो 3-4 आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आता है स्कूल का, असातिज़ा आते हैं और किताबें आती हैं। ठीक है ना। किताबें तो आपने कह दी एक, किताबें तो एक। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर और अब ये देखिए, अब ये देखिए कि ये कितनी अच्छी साजिश है इस मुल्क के अंदर कि हर साल सिलेबस चेंज कर दो, नई किताब छपेगी टेक्स्ट बुक बोर्ड की, कि पिछले साल की नहीं हो। मैं कनाडा में मेरे बच्चे पढ़ते थे,
आज तक किताब नहीं खरीदी उन्होंने। पब्लिक स्कूल सिस्टम में पढ़ते थे। कनाडा में पब्लिक स्कूल सिस्टम का मतलब है गवर्नमेंट स्कूल, इंग्लैंड में मतलब है पब्लिक स्कूल प्राइवेट, लेकिन कनाडा में पब्लिक स्कूल सिस्टम है। उसके अंदर आज तक मैंने अपने बच्चे के लिए 1 पैसे की किताब नहीं खरीदी, जिसे कॉल्ड टेक्स्ट बुक। वैसे खरीदी, टेक्स्ट बुक नहीं खरीदी थी कि वो क्लास में पढ़ता था, जब उस क्लास से निकल के जाता था उसी क्लास में छोड़ के जाता था, अगला बच्चा आता था वही किताब पढ़ता था। 5 साल बाद वो अपने सिलेबस को रिवाइज करते थे और अगले 5 साल के लिए, कि उनको पता है लाइफ ऑफ द बुक इज 5 years। ठीक है, ठीक है, तो आप बुक्स का खर्चा कम कर देंगे इस तरीके से। असातिज़ा, आज के दौर में अगर आपने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, मैं सब आपके व्यूअर्स को जो है खान एकेडमी पे चले जाएं। जिन लोगों ने नहीं, अगर आपने भी नहीं देखा आप जाके देखें। ओके, खान एकेडमी इज अ वेब बेस्ड टीचिंग टूल। ठीक ठीक। आज इस वक्त आप बेहतरीन टीचर्स के लेक्चर्स जो हैं, बाय जस्ट प्रोवाइडिंग अ वेरी स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ टेलीविजन एंड अ वीडियो प्लेयर, आप जितने बेहतरीन टीचर है उसके साथ आपको सिर्फ एक टीचिंग असिस्टेंट चाहिए, क्वालिटी ऑफ टीचिंग इंप्रूव हो गई आपको। यू डू नॉट हैव टू, इवन इफ द टीचर इज एब्सेंट, क्लास हो सकती है। ठीक, मैं समझ गया आपका पॉइंट। उस इलाके के लोग जो हैं वहां को देखें। इससे क्या इस वक्त सबसे बड़ी विक्टिमाइजेशन टीचर ट्रांसफर्स में होती है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स तो आपका एजुकेशन वाला मुझे समझ में आ गया, और मैं ये भी देखा कि आपने कहा कि आप करप्शन को भी ख़त्म कर सकते हैं। आप वो डेट अगर इंक्रीज हो कि जो आपके मुल्क की डेवलपमेंट में हो रहा है, यू आर इन फेवर ऑफ इट, otherwise you are against, totally against increasing the debt. But and my last part of my program, because it has I'm very grateful कि आपने इतना टाइम दिया। Last but not the least, आपने लॉ एंड ऑर्डर पे भी बात कर ली। एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में इस वक्त कोई 8,000 मेगावाट्स की कमी है। मैं एनर्जी के ऊपर एक प्रोग्राम कर चुका हूँ अपने उस इकोनॉमिक व्यूज़ में, और मैंने एनालिसिस किया था कि पाकिस्तान में पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग एनर्जी क्या है और हम क्या कर रहे हैं। सबसे सस्ती एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी है, हम नहीं बना रहे, 0.1% हम बना रहे हैं। उसके बाद हाइड्रो, जो पानी से बिजली पैदा होती है, हम कोई 15% से ज़्यादा वो नहीं बनाते। वो सीजनल भी है, सीजनल को यानी उसमें टाइम भी बहुत लगता है, लेकिन सबसे सस्ती फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसके बाद आती है जी सोलर, फिर आती है विंड टर्बाइन, और फिर कोल। हमारे पास पोटेंशियल, मैं आपको सिर्फ पोटेंशियल बता दूं कि पंखे से जो हवा से बिजली पैदा हो रही है। I know quite a lot about this subject. ठीक, अच्छा, पाकिस्तान सिंध में सिर्फ 13,000 मेगावाट्स 30,000 मेगावाट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। हम 1 मेगावाट भी इससे प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। आप एनर्जी मिक्स की अगर बात करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने अपने एनर्जी मिक्स में ऑयल का जो फैक्टर है उसको मोर देन 50% कर दिया, जिससे आपकी जो आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि ऑयल की इंपोर्ट का बिल जो है हमारा सबसे ज़्यादा है इस वक्त। तो आप कैसे, आप समझते हैं कि क्या ऑयल के मिक्स को कम होना चाहिए, नंबर 1। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एनर्जी क्राइसिस जो इस वक्त सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ, डाकू है पाकिस्तान के ऊपर, ये जो सबसे बड़ा हमारा मसला है। 2 मसाइल हैं जिसको मैं पर्सनली समझता हूँ, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दूसरा ये एनर्जी क्राइसिस, क्योंकि जिसकी वजह से सारी इंडस्ट्रियाँ हमारी या तो बंद हो रही हैं या यहाँ से निकल के दूसरे मुल्कों में, बांग्लादेश में और दूसरी जगहों पे जा रही हैं। आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी में, लेट्स टॉक अबाउट द क्विक फिक्सेस जी, एंड देन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। क्विक फिक्सेस जी, क्विक फिक्सेस में लाइन लॉसेस, ठीक है, देयर आर विद इन पाकिस्तान आपके स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं कि आपकी लोकल लेस्कोस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसमें इस्लामाबाद वाली कंपनी के लॉसेस जो हैं वो 14% हैं, ठीक है, एंड हैदराबाद के अंदर जो है वो 42% है, KHC में 42% है। तो मैं ये नहीं कहता, मैं जापान की मिसाल नहीं दे रहा, मैं कहीं और की नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ हो सकते हैं तो यहाँ हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी एनर्जी एफिशिएंसी, इस वक्त आप ये देखिए कि आपके प्लांट्स की कंडीशन ये है कि जो इस वक्त वापडा के ओन प्लांट्स हैं उसके अंदर एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो अराउंड 20% होवर कर रही है, और जबकि जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इवन ऑन डीजल इंजन
उसके अंदर 38% से कम दुनिया भर में कहीं नहीं आती। ठीक है। ये 20% क्यों है? ये 20% सिर्फ दो वजह से हो सकती है। पहली वजह को मैं कहता हूँ टेक्निकली नॉट पॉसिबल, कि द स्टेट ऑफ द मशीनरी इज सो बैड कि उसकी एफिशिएंसी ख़राब है। ठीक। और दूसरी वजह यह है कि जो तेल आ रहा है वो चोरी हो रहा है, तो जब वो चोरी होता है तो दिखाया तो जाता है इतना तेल इस्तेमाल हुआ, बिजली इतनी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी, तो आपके तेल की बेतहाशा चोरी हो रही है इस वक्त उसके अंदर से, वो आप बंद करवाइए। तीसरी चीज़ ये कि आपकी जो वेस्ट हीट है उसको आप कंबाइंड साइकिल पे लेके जाएं, आपके एनर्जी एफिशिएंसी, यानी जो फर्नेस ऑयल आपका इस वक्त 20% कर रहा है उसको आप 60% एफिशिएंसी पे बड़े आराम से ले जा सकते हैं विद अ कंबाइंड साइकिल। तो अगर वो 20% एफिशिएंसी के ऊपर बिजली आपको 14 रुपए की पड़ रही है, तो 60% एफिशिएंसी पे वो बिजली आपको कितने पड़ेगी? आपको पड़ेगी तकरीबन 4.5 रुपए की। ठीक है, ठीक। फिर ये फिक्सेस करने के बाद आपके these are your short term image. How much time would this require? This minimum needs, देखिए चोरी तो doesn't need any time, it's a matter of days to fix it. Line losses अगर उसमें टेक्निकल वजूहात हैं जिसके अंदर it will need some investment and about 6 months max. ठीक है। और अगर वो सिर्फ चोरी का है तो इट इज अगेन करप्शन खत्म करना एंड अकाउंटेबिलिटी प्रोड्यूस करना, और उनके अंदर जो गवर्निंग बॉडीज हैं, जो डायरेक्टरेट्स हैं, उसके अंदर इंडिपेंडेंट कर दें और उनके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रखें, टेन्योर दें लोगों को सो दैट दे कैन प्रूव परफॉर्मेंस इज द बेसिस ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। इफ दे डोंट परफॉर्म द बोर्ड शुड गो और द बोर्ड शुड डिसाइड हु शुड गो फ्रॉम अमंग्स द टॉप ऑफिसर्स। ठीक है, दैट्स हाउ यू ब्रिंग इन एफिशिएंसी। अब आई के मिड टर्म, सही, मिड टर्म के अंदर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास फौरी तौर के ऊपर वी हैव स्टेटेड, आपके आसिम साहब इज ऑन रिकॉर्ड, पिछले साल उन्होंने कहा कि वी हैव फाउंड गैस डिपॉजिट्स विच आर लार्जर देन द सुई फील्ड, ये उनका स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड। दैट गैस इज कॉल्ड शेल गैस। यस, I was going to come to that point, and tight gas as well. वो शेल गैस, टाइट गैस इज द सेम थिंग, right? उसके इट्स एट अ लोअर लेवल, एक्सट्रैक्शन कॉस्ट आर मोर एक्सपेंसिव बट स्टिल चीपर देन, इट्स गोइंग टू बी हाफ द प्राइस ऑफ व्हाट ईरान पाकिस्तान डील जो हुई है उसके। वो अच्छा, इन सबको भी छोड़ते हुए आपको जो पावर इंपोर्ट करने के पोटेंशियल है, because certain countries are willing to export power to you at a price which is far lower than your current cost of production, which is India has offered, Russia has offered that they will build a line through Afghanistan, Turkmenistan के से, and Iran itself has offered you। हमें ये चीज़ें जो हैं ये ले लेनी चाहिए फौरी तौर के ऊपर, बिकॉज हमारी इकोनॉमी को इमीडिएट रिलीफ मिलेगी, इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगी। इंडस्ट्री जो आइडल हुई भी है बिजली ना होने की वजह से वो प्रोडक्टिव हो जाएगी, मैन पावर यूटिलाइज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो ना लेना भी क्रिमिनल है उसको। तो ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो कि आप फौरी तौर पर जितनी ग्रिड से कनेक्ट करने में जितना टाइम लगता है और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो करना पड़ेगा, और तो ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको जो है मिड टर्म आ जाए जी, लॉन्ग टर्म में भी, इसलिए लेट्स लुक एट इट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म वी मीन 2 years, when we talk mid term we mean 2 to 5 years, okay, and when we are talking long term we are saying beyond 5 years, because एक हाइडल डैम को बनाने के लिए पाकिस्तान में from the day you start to the day you complete 6-7 साल से कम में नहीं बने। 4 साल प्लानिंग, मैं तो छोटे डैम्स की भी बात कर रहा हूँ, उसके रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स की भी बात कर रहा हूँ, उसमें भी आपको 6 साल से कम नहीं लगता, आपकी बात सही है। To get financial close, to get the money and everything and to put the packages in, इससे कि पैसा will be a major issue पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। But what is the plan? The plan for the mid-term क्या है? You have to look at innovative, you have to protect, कि आप पहली चीज ये कि जितने प्लांट्स आप गैस नहीं दे सकेंगे और ऑयल के बजाय उनको कोल पे लेके आइए, अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, देयर इज अ कॉस्ट फॉर कन्वर्जन, इफ इट्स इकोनॉमिकली वायबल फॉर दैट यूनिट। मैं हर यूनिट के लिए अक्रॉस द बोर्ड नहीं रिकमेंड करूंगा, बिकॉज हमारे कुछ यूनिट्स इतने पुराने हो गए कि उसके ऊपर वो कन्वर्जन कॉस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन जहां वो वायबल है आपको फौरी तौर पे कोल पे कन्वर्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज कोल इज स्टिल
अवेलेबल एट अ चीपर प्राइस, और उसकी वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्शन बिकॉज ऑफ द कार्बन इशू उसकी प्राइस बढ़ने के चांसेस भी कम नजर आ रहे हैं। ठीक है ना। सो मैं समझता हूँ कि हमारे मिड टर्म पॉलिसी में ये होना चाहिए कन्वर्जन ऑफ प्लांट्स टू कोल फायर्ड प्लांट्स। अच्छा, एंड इवेंचुअली क्योंकि आपके पास इतने बड़े कोल डिपॉजिट हैं, चाहे आप उसको अगर आप उसको गैस में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए तो आप गैस से उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर आप उसको जो कहते हैं फ्लूइड कोल वो टेक्नोलॉजी पे, तो वो ट्रांसपोर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप तब भी सप्लाई कर सकेंगे। और अगर नहीं होगा तो आई एम श्योर द टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड के ये फ्राइबल कोल है जो कि हमारा थारपारकर में है, अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट ऐसे कि उसको एक्सट्रैक्ट करने में भी अगर आज हम शुरू हो जाए इन अर्नेस्ट तो 7 से 8 साल चाहिए फॉर टू स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग दैट कोल। ओके, देयरफॉर इट इज स्टिल डिस्पाइट द फैक्ट कि 1992 में ये कोल फील्ड्स डिस्कवर हुई हैं। इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि वी से वी हैव गॉट द 6th लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, और आज एक एनर्जी स्टाफ कंट्री जो कहती है कि इस कोल फील्ड में इतनी एनर्जी है विच इज 6 times द एनर्जी विच सऊदी अरेबिया हैज इन टर्म्स ऑफ ऑयल, वी आर स्टिल नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट इट। इसके बिहाइंड जो रीजन है उसके लिए मुझे आपको फिर एक अलग प्रोग्राम में आना पड़ेगा। ये वो एक बहुत बड़ा इशू बाय इटसेल्फ है। ठीक, तो बट इवेंचुअली पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो एक किसी सर्टन फ्यूल पे नहीं होना चाहिए। विंड एनर्जी मेरे ख्याल से आउट ऑफ द अदर इट्स चीपर देन इवन हाइडल इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इसलिए कि एक तो ये है कि उसकी नॉन कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप है। ठीक है, एस्केलेशन नहीं है, टाइम पीरियड इज वेरी शॉर्ट एज लॉन्ग एज यू हैव प्रूवन इट दैट इट विल द विंड इज देयर 1 year probably. As long as you know the wind is there. Unfortunately, we started without proving what would be the availability of these windmills. ठीक है। तो ये है, और इसके अंदर जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा काम किया है एनर्जी पॉलिसी के ऊपर। हमारे थिंक टैंक्स हैं, अगर आपको कभी डिटेल फिरोज खान साहब को बुलाएं, और लोग हैं पीटीआई के जो एनर्जी पे काम करते हैं। इस पे दोबारा एक एनर्जी पे खास तौर पे मैं एक प्रोग्राम करना चाहूंगा, आप हमें रेकमेंड कीजिएगा, हम उन्हें बुलाएंगे और उनसे जरूर समझेंगे। कोल के ऊपर असद उमर साहब को आप बुलाइए, पीटीआई से ताल्लुक व्यूअर्स को बताएंगे कि क्या पोटेंशियल है और वो कैसे एक्सट्रैक्ट हो सकता है। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपने एक सवाल मुझसे पूछा था कि पीटीआई के पास ब्रेन्स कैसे क्या। मैं इसीलिए आपके सामने ये नाम बिल्कुल समझ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप ये देखेंगे कि पीटीआई वो पार्टी है मेरे ख्याल से जो सब पाकिस्तान में गए, अगर देखेंगे तो सबसे अच्छे। वेरी क्विकली एंड वेरी ब्रीफली मुझे बताइए कि हेल्थ मैनेजमेंट पे क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना इफेक्टिवली लोगों को हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ अवेयर और हेल्थ के जो हमारे इश्यूज हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, कॉस्ट हमारे पास नहीं, उसको कैसे आप सही कर सकेंगे? देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने शायद आपके दूसरे पार्ट में या तीसरे पार्ट में कहा था कि तहरीक इंसाफ के नारों में है तालीम, सेहत, रोजगार सबके लिए। बिल्कुल। अच्छा, सेहत एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, इससे कि ये बड़ी तकलीफ दह चीज़ होती है जहाँ सेहत का मसला आ जाता है। जी। अच्छा, उसके अंदर भी आपको फैसला करना पड़ेगा कि क्या क्या कौन से मसाइल हैं जिनको आप एड्रेस करेंगे। पहली चीज़ चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है ना, जिससे आपके इट इज़ वन ऑफ द मिलियन गोल्स जिसको हम मिस कर रहे हैं। ठीक। एंड दिस इज़ वेरी सिंपल टू कंट्रोल। कम बच्चे पैदा करो तो वैसे ही कम मरेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। दूसरे जो बच्चे पैदा करो तो उनकी बुनियादी सेहत की अगर अवेलेबल हो सेंटर तो वो कोई इशू नहीं है। बात यह है कि हमारे यहाँ वो बुनियादी बेसिक हेल्थ यूनिट जिसे कहा जाता है वो फंक्शनल नहीं है। वो फंक्शनल क्यों नहीं है? वो करप्शन की नजर हो चुका है। लेकिन वो करप्शन भी क्यों है? देखिए, बात यह है कि देखिए 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट जो आइन का हिस्सा है जी, उसको लोगों ने, शहर के लोगों ने तो शायद उसको महसूस किया, कराची के लोगों ने महसूस किया, दूसरी जगह के लोगों ने भी महसूस किया कि जब ये 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट होती है तो उनके इलाके के हालात बेहतर हो जाते हैं, सड़क की सफाई बेहतर हो जाती है, कूड़ा उठने लगता है, स्कूल के अंदर टीचर नहीं आता तो उनके पास कोई दरवाज़ा होता है खटखटाने के लिए कि ये नहीं हो रहा। जैसे ही वो प्रोविंस के लेवल पे चला जाए
तो आप सोचिए कि एक आदमी दादू से आके क्या शिकायत करेगा कि मेरे इलाके में जो है गांव के अंदर टीचर नहीं है या डॉक्टर गायब है। नकवी साहब, पॉइंट वेल टेकन। व्यूअर्स, बातें बहुत सारी हैं, वक्त ख़त्म हो गया। पीटीआई ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अच्छी तरीके से हमें बताया, लेकिन बहुत क्रिटिकल होंगे वो इनिशियल 100 दिन। अगर ये कहते हैं कि हमारे इनिशियल 100 दिन में हमें बहुत सारे काम करने, अगर पीटीआई आती है पावर में तो 1 साल में उन्होंने ये टास्क अपने आप को दिया है कि वो टैक्स रेवेन्यूज़ को डबल कर देंगे। 1 साल में उन्होंने ये अपने आप को टास्क दिया है कि वो शॉर्ट टर्म में एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। 1 साल में उन्होंने ये टास्क अपने आप को दिया है कि वो करप्शन को अगर वो ऑक्टोपस है तो उसका 1 या 2 टेंटिकल्स तो काट ही देंगे। 1 साल में उन्होंने अपने आप को टास्क दिया कि वो टैक्स के स्ट्रक्चर को पूरा रिफॉर्म कर देंगे और कम से कम टैक्सेशन डिपार्टमेंट से करप्शन ख़त्म हो जाएगी कि जो इस वक्त 800 बिलियन रुपए की है। 1 साल में उन्होंने अपने आप को टास्क दिया है कि वो जो स्मगलिंग पाकिस्तान में हो रही है इनसाइड एंड आउटसाइड, उसको किसी हद तक रोकने में कामयाब हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म भी सॉल्यूशंस दिए हैं, लॉन्ग टर्म भी सॉल्यूशंस दिए हैं। अब ये चेंज अगर आना है तो ये हमारे अंदर से आना होगा। ये चेंज अगर हमें लाना है तो हमें फैसला करना होगा कि हमें क्या आने वाले टाइम्स में उन लोगों को लेके आना है कि जिनके पास विजन भी है, जिनके पास गोल्स भी हैं और जिनके पास वो लोग भी हैं कि जो उस विजन और गोल्स को अचीव करने की सलाहियत रखते हैं। बजट पे बहुत डिटेल में इन्होंने बात की, इन्होंने हेल्थ इश्यूज़ पे बहुत डिटेल में बात की, इन्होंने एनर्जी इश्यूज़ पे बहुत डिटेल में बात की, इन्होंने हर उस इशू पे जिस पे हमने इनको थोड़ा सा भी छेड़ा है उन्होंने बड़ी तफसील से जवाब दिया, बड़े तहम्मुल के साथ जवाब दिया। आप इस प्रोग्राम को देखकर क्या फैसला करते हैं? क्या ये जो जवाबात थे आप इनसे सेटिस्फाइड हैं? क्या ये जो जवाबात दिए क्या ये लॉजिकल हैं? क्या ये जो जवाबात दिए गए क्या ये एप्लीकेबल हैं? ज़रूर हमें बताइए। हमारी वेबसाइट है 24/7online.tv। ज़ीशान मर्चेंट को इकोनॉमिक व्यूज़ से इजाज़त दीजिए। नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। व्यूअर्स, ज़रूर अपना ख्याल रखिएगा और हमें बताते रहिए। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।